अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजम साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीनो हजरात, दिन का आगाज़ है, अच्छे तरीके से आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और किसी को तंग नहीं करना। और अगर आप लोग को कोई तंग कर रहा है तो फिर बदले में आप तंग कर सकते हैं, नहीं फिर आप बदले में इग्नोर करें, कोई इग्नोर करें। लेकिन मेरी तरह के जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा तंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी एक जो है ना रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। हमारे आसपास ऐसा माहौल होता है कि जिसमें सर्वाइव करने के लिए आपको भी वैसा बनना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे अच्छे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखें, जो आपको खुश रखें और जो खुश रहने वाले हों, ताकि वो एक पॉजिटिव एनर्जीज एक दूसरे के साथ जब ट्रांसफर होती है ना तो फिर मुआशरा बेहतर बनता है। एक फर्द से दो अफराद और फिर दो अफराद से इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ सिलसिला चला जाता है। और इसी तरीके से हम भी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि सुबह का आगाज जो है बड़ी सी स्माइल के साथ किया जाए ताकि आपका दिन जो है वो और बेहतरीन और खूबसूरत। यस, ये पता नहीं क्यों यहाँ से यूं हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं हम लोग आज के हाईलाइट्स का और रन डाउन का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग हेल्थ के इश्यूज डिस्कस करते हैं, तो उसी में से एक ऐसा चीज़ है जो अक्सर यहाँ पर डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं ENT से रिलेटेड। हम उनसे पूछते हैं कि हमारे जो ईयर का ये जो इन्फेक्शंस होते हैं या इनको साफ़ करने का तरीका होता है या इसकी हेल्थ केयर जो होती है वो कैसे होती है। तो अक्सर इसमें मिथ्स पाई जाती हैं। डॉक्टर्स कुछ कहते हैं कि कान को साफ़ आप नहीं करें, वो ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस हो जिससे साफ हो जाता है। लेकिन आज ये ईयर के तमाम तर फंक्शंस को हम लोग समझेंगे, इससे मुतालिक बीमारियों में भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे एसोसिएट प्रोफेसर ENT और हेड नेक सर्जरी हैं जनाब डॉक्टर मलिक जवाद फैसल साहब, और उनसे हम बात करेंगे ईयर हेल्थ के हवाले से। बिल्कुल, और ईयर हेल्थ की बात हो रही है तो साथ साथ हम अपने बहुत सारे स्टार्स जो हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। सुबह पाकिस्तान में हमारा एक सेगमेंट लाजमी होता है जिसमें जो भी पाकिस्तान के एथलीट्स हैं या जितने भी स्टार्स हैं तो उनको हम अप्रिशिएट करें। और साथ साथ और उसमें भी खास ये कि हम लोग जो है ना फाइटर्स को आजकल हम बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इस चीज़ के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए क्योंकि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बेहतरीन तरीके से रोशन कर रहे हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे जी तलाल अंसर से, जिन्होंने मैस रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो 5th मैस रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है, उसमें से सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया है और देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे लाली परचम जो है वो लहराया गया है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और उनकी जो जर्नी थी उसको भी डिस्कस और साथ ही साथ हम लोग ये जिक्र करेंगे कि 14 सितंबर हो गया है, गर्मियां कब जा रही हैं और सर्दियां कब आ रही हैं, क्योंकि अभी तक हर तरफ हम लोग देख रहे हैं गर्मी का मौसम है, गर्म मरतूब मौसम है और ऐसा मौसम है कि बस ना पूछें। खित्ता पटवार की बात होगी, शुमाल मशरकी पंजाब की, कश्मीर की और मुल्का पहाड़ी इलाकों की। और आप लोगों को याद होगा कि अक्सर हमसे PTV में लोग ये पूछते भी हैं और जब हम PTV देखा करते थे तो एक खबर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि मालाकन डिवीजन में बारिश हो रही है या मालाकन डिवीजन में हर वक्त जो है मौसम अब्र आलूद रहता था। अरसे दराज से हमें वो भी नहीं सुनने को मिला, तो वहाँ की भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर सरदार सरफराज साहब। वंडरफुल। और इसके साथ साथ हम ये भी बात एक अक्सर कहते हैं कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, तो आर्ट जो है किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी सोसाइटी को, हमारी लाइफ में किस तरीके से आर्ट का इंपैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद होंगे एक अदद आर्टिस्ट और जो कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रोशनी डालेंगे कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से आर्ट में इन्वॉल्व करके खुद को सोसाइटी को एक बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद होंगे हमारे साथ आजम जमा। तो ये खूबसूरत सा जो गुलदस्ता है ये आपके सामने हम थोड़ी देर में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और उसमें सबसे पहले बात करेंगे उस बुखार की जो इस वक्त हर किसी को चढ़ा हुआ है, एशिया कप का, और उसमें पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है श्रीलंका के साथ। अब एशिया कप की कौन सी टीम जो है वो फाइनल पहुंचेगी, दोनों के लिए डू एंड डाई का मुकाबला है और ये मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सुपर 4 का अहम मैच होगा और पाकिस्तानी आखिरी मैच से बड़े दिल बर्दाश्त हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा कमबैक करता है। जब एक मैच हार जाए ना तो फिर बड़ा अच्छे तरीके से कमबैक करता है। तो उम्मीद है कि श्रीलंका के साथ अभी रिसेंटली हमने खेला भी था श्रीलंका की सरजमीन पे ही, तो लेकिन इस दफा मेरा ख्याल है श्रीलंका के अंदर ही हमें खेलना पड़ेगा और ये सुपर 4 मरहले का बहुत अहम मैच होगा जो दिन 2:30 बजे शुरू होगा। PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त आप लोग देखेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के 2-2 पॉइंट्स हैं और मैच की फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। मैच बेनतीजा रहने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा और फिर बेहतर रन रेट की वजह से जो यानी कि श्रीलंका है उसको रसाई हासिल होगी। भारत ने श्रीलंका को हराकर पहले ही फाइनल में जगह बना ली है। वंडरफुल। और अब हम देखेंगे कि आज का मैच जो है वो किस तरीके से हमें आगे लेके चलता है या फिर हम जो है वो वैसे दूसरी कंडीशन के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम पॉजिटिव रहे तो इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। और इस तरीके से आपको पता है कि प्लेइंग 11 का भी जो है वो चार्ट सामने आ चुका है और प्लेइंग 11 जितने भी आपके प्लेयर्स आज के मैच में खेलने वाले उनका भी बताया जा चुका है। और वो 5 तब्दीलियां जो टीम में की गई हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि 5 खिलाड़ी तब्दील हो चुके हैं और वो ये हैं कि फ़खर जमान, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ जो है वो आज के जो मैच है श्रीलंका के खिलाफ उसमें नहीं
नहीं खेलेंगे और टीम में मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान जो है वो शामिल होंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आज की टीम जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगी। एंड वी होप, फिंगर्स क्रॉस कर लिए हमने कि आज का मैच जो है वो विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए लेके आए। और जमान खान जो है जो नए प्लेइंग 11 में शामिल हुए उनके बारे में बताऊं कि वो अपना डेब्यू मैच खेलने वाले हैं। तो वी होप कि ये सारी टीम जो है ये एक पूरी उम्मीदें वाबस्ता हैं जी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से। एंड आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से गेम प्ले करेंगे और हम सबको मैच देखने का बहुत मजा आएगा। जरा सनसनीखेज मैच होना चाहिए, बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला नहीं देखना चाहते हम लोग। दोनों साइड जरा भारी भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो देखते हैं कि कैसा जो है ना वो कॉम्पिटिशन मुकाबला वही होता है जो दो तगड़े हरीफों के दरमियान है, तो मजा आता है और आखिरी गेंद तक जो है ना बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम लोग इंटरनेशनल खबरों पे मूव करें, एक पाकिस्तान से खबर है और बड़ी ही ये ना सोचने वाली खबर है और वो है मच्छरों के हवाले से। अब मच्छरों के हवाले से हमारे पास कैसे खबर है कि बदलता मौसम, और आज हम इस पे जिक्र भी करेंगे, डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे भी कि बदलता मौसम कैसे मौजू बनता है मच्छरों के लिए। लेकिन ये जो बदल रहा है मौसम, ये मच्छरों की अफजाइश के लिए बहुत मौजू मौसम होता है। और इसमें हम लोग ये भी जिक्र सुनते हैं कि डेंगू बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, दोबारा से हॉस्पिटल में केसेस बढ़ने लग गए हैं। लेकिन सिंध में मच्छरों के बाइस डेंगू और मलेरिया के केसेस बहुत ज्यादा। दिनों हमने इस पे प्रॉपर डिस्कशन भी की थी, हमारा एक सेगमेंट था जिसमें हमने एग्जैक्टली वायरस के बारे में बात की थी। या चिकन पॉक्स नहीं, पता नहीं वो कौन सा मंकी वायरस या कौन सा था, वो भी आ रहा है। तो कराची से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट आप देखें। मच्छरों को साजगार माहौल मिल जाए तो उनकी अफजाइश में तेजी से इजाफा होने लगता है। कराची समेत सिंध भर में मच्छरों की बहुतात के बाइस डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में इस माह डेंगू के 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मलेरिया के जनवरी से अब तक 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इस साल एक चीज देखी जा रही है कि मलेरिया बहुत ज्यादा भी हो रहा है और मलेरिया पहले से ज्यादा खतरनाक भी हो रहा है। जैसे पहले जो मलेरिया आता था उसमें मरीज को सिर्फ बुखार होता था, 2 या 3 दिन वो ठीक हो जाता था। अब जो मलेरिया के केसेस कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के ज्यादा आ रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस के साथ आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस सेरिब्रल मलेरिया के साथ आ रहे हैं, तो इस किस्म से कॉम्प्लिकेशंस मलेरिया की जो है वो बढ़ गई। बहुत ज्यादा बुखार, जिसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं, 100 से ज्यादा ऊपर, और सर्दी, रात के टाइम पे ज्यादा सर्दी, बंदा कांपता है। इस किस्म की अगर और सर में दर्द, इस किस्म के मामलात होते हैं तो आपको फौरी अपने डॉक्टर से रुजू करना है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर भर में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू की गई है और शहर के हर इलाके में टीमें काम कर रही हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि शहरी इनफरादी तौर पर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मच्छरों से बचाव के लिए शाम के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। बिल्कुल जी, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, जितनी भी एहतियाती तदाबीर उनको फॉलो करें और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त मेरे समेत छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनकर और स्लीवलेस घूम रहे होते हैं, तो मेरे समेत मुझे भी हिदायत है और बाकियों को भी हिदायत है कि आजकल ज़रा इसको अवॉइड करें। बिल्कुल ऐसा ही है, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें उनको फॉलो करें ताकि आप सेहतमंद रह सकें, और आप सेहतमंद होंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजर सकेगी और आप उसको एंजॉय भी कर सकेंगे। अब अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं इंटरनेशनल दुनिया के सफर पे और आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उस हवाले से सबसे पहले पड़ोसी चीन के हवाले से खबर है और बड़ी खतरनाक खबर है। तो वो खबर ये है कि पड़ोसी चीन का एक इलाका है और उसमें ये हुआ है कि बहुत सारी बारिशें हो रही थी पिछले दिनों और सैलाब आए थे। तो उन सैलाब की वजह से क्या हुआ कि तकरीबन 70 से ज़ायद बड़े मगरमच्छ जो है वो एक फार्म से फरार होने में कामयाब हो गए और अब मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करते जा रहे हैं। और अब वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको ये बोला गया है कि आप अपने घरों में महदूद रहें, क्योंकि ये जो मच्छर हैं, ये जो मगरमच्छ हैं, ये बड़ी ही मुख्तलिफ किस्म के हैं। ठीक है, ये तो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो अभी तक वैसे किसी नुकसान की पेशन कोई नहीं हुई, ना बताया गया है कि कोई किसी मगरमच्छ ने जो है वो किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचा। लेकिन फिर भी हाँ जी बिल्कुल, फिर भी एहतियाती तदाबीर जो है वो फॉलो करने के लिए बोला गया। और 70 से ज़्यादा मगरमच्छ पूरे शहर में अगर फैल चुके हैं तो अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है और लोगों को बोला गया है कि आप अपने घरों में महफूज हैं। इसके लिए अभी फिलहाल कुछ मगरमच्छ जो है वो पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन अभी कोई फर्दर अपडेट नहीं आई कि क्या चल रहा है उस इलाके में और क्या चीज़ें। और पाकिस्तानी अगर उस जगह पे मौजूद हैं तो यकीन माने कि दूर ही रहें, क्योंकि हमारा पाकिस्तानियों का कभी वास्ता नहीं पड़ता ना मगरमच्छों के साथ। बाकी ममालिक को फिर भी टैकल करना आते हैं, जिस तरह हमें पता है कि हमारा सांप के साथ वाबस्ता, हम लोग आते जाते रहते हैं, सांप के साथ दोस्ती है हमारी, तो हम उसको टैकल कर लेते हैं हमारे गाँव के लोग। लेकिन मगरमच्छ बहुत कम जगहों पर पाया जाता है, तो इसलिए अवॉइड करें और कोई नज़र भी आए तो उससे जो है ना पंगा लेने की कोशिश ना करें। सऊदी अरब अब चलते हैं आपको लेकर, और सऊदी अरब में हज और उम्रा ख़वातीन जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके लिबास के लिए 3 ज़वाबित जारी किए हैं सऊदी हुकूमत ने।
ने और सऊदी वजारत हज ने। अब वो 3 क्या हैं? गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करें आप लोग। लिबास ढीला होना चाहिए, लिबास ऐसा हो जो जिस्म के किसी भी हिस्से को जाहिर ना करें। वजारत हज और उम्रा का मजीद कहना है कि ख़वातीन उम्रे के लिए मस्जिद अल हराम में आते वक्त ऐसा कोई भी लिबास पहन सकती हैं जो तीनों ज़वाबित पर पूरा उतरता हो। और नो डाउट जब आप एक इतनी मोहतरम जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर दुनिया जहाँ से लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पर अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए बनाई जाती हैं तो उसका मकसद होता है कि इस्लामी नज़रियात को एक फ़ॉलो करें, और दूसरा वैसे भी गैर इखलाकी लगता है अगर आप आराइशी लिबास जो है ना उसका इंतखाब करेंगे। तो गैर आराइशी लिबास होना चाहिए। एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि आप सब इबादत के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला के सामने अगर आप तमाम लोग बराबर हों तो ये इससे ज़्यादा बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। आगे लेके जाते हैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक नई इनोवेशन हुई है, और वो ये है कि खास किस्म का बैक्टीरिया है जिससे बिजली बनाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। और अब आप देखें कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, हाँ बिल्कुल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इस तरीके में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक नई तरक्की है। और आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है जिसको ई कोली बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इससे बिजली बनाई जा रही है, और कहते हैं कि ये फजले को ठिकाने लगाने और तवानाई की पैदावार दोनों शोबों में इनकलाब बर्पा कर सकती है। तो ऑफकोर्स ये बड़ी ही ज़बरदस्त इनोवेशन है, और आपको पता है कि ये इससे जरासीम बनाने के लिए एक अमल में काम लिया जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो इस प्रोसेस को, पूरा जो प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको ये कहा जाता है। इस अमल के नतीजे में रवायती तरीक़ों के मुकाबले में बिजली की पैदावार में 3 गुना इजाफा होगा। तो मतलब जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है, इस तरह के इशूज़ हैं, तो वो भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं। नो डाउट। और ये आई होप कि ये फाइनल हो जाए, कारआमद हो जाए, और फिर उसके बाद दुनिया में भी फैले। अब इन्होंने इनोवेशन का जिक्र किया, मेरे पास इनोवेशन की खबर तो नहीं है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर ये है कि इंतहाई कीमती अशिया बनाने वाली एक रूसी कंपनी है जिन्होंने एप्पल के आईफोन 14 और 14 प्रो मैक्स को डिज़ाइन किया है, और उस पे उन्होंने सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड और उसके साथ साथ डायमंड्स का काम किया, और दुनिया का महंगा तरीन इसको फ़ोन बना दिया है। $5,62,700 यानी कि 16 करोड़ 75 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। दुनिया का महंगा तरीन आईफोन इसी कहा जा रहा है, और ये कंपनी है क्यूवेट जिसने फ़िलहाल इतने महंगे तरीन आईफोन का मॉडल का ऐलान किया, लेकिन इसकी मज़ीद तफसीलात अभी तक नहीं सामने आई हैं। कंपनी ने इसे डायमंड स्नोफ्लेक डिज़ाइन का नाम दिया गया है, और इस पर 18 कैरेट सफ़ेद सोना उसकी परत पहले चढ़ाई गई, और फिर उसके ऊपर ये जड़े गए हैं हीरे, और 570 हीरों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। दरमियान में एक बड़ा पेंडेंट भी लगाया गया है जिसे बरतानिया की मशहूर तरीन ज्वेलर जो हैं वो ग्राफ ज्वेलर्स उन्होंने डिज़ाइन किया, और पूरा फ़ोन मुकम्मल तौर पर हाथ से बनाने के इस शानदार शाहकार की कीमत जो है ना वो इतनी ज़्यादा है, और इसलिए अगर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, डेफिनेटली लोग करते ही होंगे, इसीलिए ये भी बना रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं ये सोच रही थी कि ये कौन ले रहा होगा, और जो ले रहा होगा उसके इसकी हिफाजत करना कितना मुश्किल होगा। मतलब फोन जो है एक फोन की हिफाजत आपको खुद से ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब देखिए क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी कि बस ठीक है एक फोन ले लिया आपने, एक तो आपने अपना वो शौक पूरा किया, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत के लिए भी मुझे लगता है पूरी टीम हायर करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक और अजीब व गरीब से कारनामे के बारे में, लेकिन ये कह सकते हैं कि बाप और बेटी की मोहब्बत भी है इसमें शामिल है। तो बरतानिया की तरफ लेके जाते हैं, और बरतानिया में एक अदद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी बेटी के नाम के टैटूज अपने पूरे जिस्म पे बनाए हैं, और टैटूज की अगर मैं आपको नंबरिंग बताऊं तो 667 टैटूज इन्होंने अपने जिस्म पे बनवाए हैं, और लूसी इनकी बेटी का नाम है, और आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा टैटूज इनकी पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद है। अच्छा, आपको ये एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक खास एरिया जहां पर इन्होंने इतने ज्यादा एक ही दफा नाम, बिल्कुल। और अच्छा, ये एक और मजे की बात बताऊं कि 2017 में भी इन्होंने ये टैटूज का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन 2020 में ये रिकॉर्ड टूटा, और वो इतने पुरज़म थे कि उन्होंने दोबारा से ये रिकॉर्ड जो है 2023 में अपने नाम करनी है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस चीज़ की तस्दीक भी की। हाँ, अब जिन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो दोबारा से जो है वो रिकॉर्ड तोड़ें, और फिर हाँ, ताकि ये दोबारा तोड़ें, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता मरने तक यही काम करते रहें। आगे बढ़ेंगे, और जर्मन की एक सर्कस है जहाँ पर आपको लेकर चलेंगे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जानवरों से मोहब्बत का इजहार इस तरीके से किया उन्होंने कि वहाँ पर शेर भी थे, चीते भी थे, और बहुत सारे जानवर थे। 1991 में उन्होंने अपने शेर और चीतों की सर्कस जो है उसको बंद कर दिया था, और अब 2018 में उन्होंने मुकम्मल तौर पर जानवर वहाँ से फ्री कर दिए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसा चिड़ियाघर है, कैसा जू है, तो वहाँ पर ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को महसूस करती है, और आप लोग देख सकते हैं कि हर जानवर होलोग्राम तरीके से वहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ करतब करके दिखाते हैं, क्योंकि सर्कस है। और वहाँ पर बेतहाशा शायकीन आज भी आते हैं, और इस सर्कस को इसी वजह से अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जानवरों की अफजाइश को महफूज रखने के लिए और जानवरों को फ्री इन्वायरमेंट देने के लिए अपना ये सारा सर्कस फ्री किया, और अब इनके पास कोई भी जानवर नहीं है, लेकिन
लेकिन फिर भी ये लोगों को महसूस करते हैं और वहाँ की ऑडियंस इनका साथ देती है। बिल्कुल, और जहाँ पे इतनी वंडरफुल और इतनी डिफरेंट चीज़ों की बात हो रही है, तो अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँ जो कि बड़ी मुख्तलिफ है और कभी कभी ये ऐसे लगता था कि बड़ी नामुमकिन सी चीज़ है, ठीक है, लेकिन अब ये मुमकिन हो चुकी है। अच्छा, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आई कलर चेंज करना जो है वो बहुत लोगों को पसंद होता है, ठीक है। अब आई कलर कैसे चेंज होगा? यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उसके लिए लेंस इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ रंगों के, लेकिन परमानेंटली आप किस तरीके से अपना आई कलर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आजकल एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ करवाई जा चुकी है। और अब आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो आंखों का रंग है, अगर वो ब्राउन है या कोई भी कलर है, तो उसको नीले कलर में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, हल्के नीले रंग में तब्दील करवा सकते हैं। और हल्का नीला रंग जो है आंखों का, वो बड़ा किसी ज़माने में बड़ा फेमस समझा जाता है, यार हल्के नीले रंग की इसकी आंखें कलर डाइज हैं। तो ये इनकलाबी लेज़र सर्जरी हुई है जो कि 20 सेकंड में आंखों का रंग जो है वो भूरे से नीले में बदल सकती है। और ये लेज़र सर्जरी जो है इसको बोला जाता है केराटो पिगमेंटेशन, और ये महफूज तरीन तरीका जो है वो अपनाया जा चुका है। और अब इसको पहले जो है इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही थी और देखा जा रहा था, 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब 2023 में ये बोला गया कि ये आंखों का रंग चेंज करने के लिए महफूज तरीन तरीका कार है, तो इसको कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब ये बस पाकिस्तान लैंड करने की देर है, फिर सब आपको नीले, पीले, सुर्ख, सफेद, अजीब अजीब से रंगों की आंखें जो है ना वो मार्केट में ना भी लैंड करे तो जिनको शौक है वो वहाँ जाके करवा लेंगे और फिर मुख्तलिफ रंगों की आंखें आपको मिलेंगी। लेकिन एक और आंखों की रंगत से ही मुतालिक मेरे पास खबर है, और वो है थाईलैंड से, जहाँ पर एक बच्चे को हुआ कोरोना वायरस और 6 माह का ये बच्चा था और उसकी आंखों का रंग था भूरी। और फिर उसके बाद तकरीबन उनका इलाज शुरू हुआ। जब कोविड पता चला कि इनको है, 1 दिन के बुखार के बाद 18 घंटे बाद उनकी आंखों का रंग तब्दील हो गया और वो गहरी नीली आंखें हो गई। ये आप लोग जिस तरीके से देख सकते हैं, भूरी से गहरी नीली आंखें होने पर डॉक्टर ने दवाई का इस्तेमाल रोक दिया। काफ़ी लोग डर गए, लेकिन फिर तकरीबन 5 दिन के बाद बच्चों की आंखों का रंग वापस पहले की तरह भूरा रंग ही हो गया था। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था, एक दवाई की वजह से कैसे उनकी आंखों का रंग तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लेकिन नीली आंखें उसकी लग रही हैं। गहरी नीली वैसे अच्छी भी लग रही है। मैंने ये फर्स्ट टाइम कलर देखे कि इस तरह का ब्लू कलर जो है वो देखने को मिला है। लेकिन हाँ, देखें मेडिसिन के डिफरेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट था। और अब आपको बताऊं कि कुछ देर पहले जैसे आपने महंगे तरीन आईफोन की बात की जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, डायमंड्स और इस तरह की चीज़ें थी, तो अब मैं इस तरीके की कोई खाने की चीज़ की भी बात करती हूँ जो कि दुनिया की महंगी तरीन थी, ठीक है। अब वो महंगी तरीन क्या थी कि हिस्पानवी रेस्टोरेंट था और उसमें महंगी तरीन पनीर फरोख्त की गई है। और वो महंगी तरीन पनीर कितनी कीमत की थी? बिल्कुल 2.2 किलोग्राम की ये पनीर का टुकड़ा था, ठीक है, जिसको 3000 यूरोज में फरोख्त किया गया। और ये बोला भी गया है कि ये सबसे बेहतरीन पनीर थी, जो कि ज्यूरी ने इसको ये अवार्ड भी दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि वो पनीर की तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से ये पनीर का टुकड़ा जो है ये दुनिया का महंगा तरीन पनीर करार दिया जा चुका है। और हर साल महंगी तरीन पनीर का एक अदद मुकाबला होता है और इस साल मुकाबला जो है वो इन शख्स ने या फिर ये जो हिस्पानी रेस्टोरेंट है इन्होंने ये जीत लिया। डेफिनेटली। अच्छा, मैंने जिस तरीके से पहले वो एक खबर शेयर की थी ना जानवरों से मुताल्लिक कि जानवरों का ख्याल करने के लिए जर्मन सर्कस ने क्या किया, उसी तरीके से एक और ख़बर है कि जनूबी अफ्रीका में भी गैंडों की अफजाइश के लिए काम चल रहा है। और उसके लिए उन्होंने उनकी नस्ल को महफूज बनाने के लिए क्या काम किया है कि दुनिया में सबसे बड़ा एक पार्क कायम हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ गैंडों का ये पार्क कहा जाता है इसको। ये बड़ा वाइल्ड लाइफ के लिए एक अच्छा और एक्टिव पार्क है। 2000 गैंडे यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, सयाहों में काफ़ी मकबूल है, इंटरनेशनल सयाह भी यहाँ पर आते हैं। अफ्रीकन पार्क्स में एक NGO ने रवा माह जनूबी अफ्रीका में ये वाक़ई दुनिया के सबसे बड़े गैंडों के फार्म के इंतज़ाम को संभालने का ऐलान किया है। हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर 2000 गैंडे हैं और इनको मकसद ये है कि महफूज बनाएं और इनकी नस्ल को आगे बढ़ाएं। और ये इकदाम उस वक्त किया गया जब जनूबी अफ्रीका में गुज़िश्ता पर 448 गैंडे हलाक हो गए थे और इस हलाकत के बाद इस NGO ने ये पार्क का इंतजाम संभाला है ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ऐसे कितनी खूबसूरत बात है कि देखें कोलैबोरेशन में चीज़ें अगर चलती हैं तो वो बेहतर तरीके से चल भी सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है हर काम जो है वो हुकूमत पर डालें। हम भी अक्सर इस चीज़ पर तरजीह देते हैं कि आप इंडिविजुअली अपनी एफर्ट्स पुट इन करें तो मुआशरा जो है वो ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकता है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कानों से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड मेरे पास आज एक खबर भी है जो कि बड़ी ही मुख्तलिफ सी खबर है और है मुझे उसने थोड़ा सा परेशान भी कर दिया कि अगर आप अपने कानों की हिफाजत ना करें या उनको कवर ना करें तो आपके साथ क्या हो सकता है। और वो ये हुआ है कि एक खातून है और उनके कान से जिंदा कॉकरोच निकाला गया, ठीक है, मुलाहिजा कीजिए। ये एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें इनकी खातून की जो दोस्त थी उन्होंने क्या किया, उनके कान से जिंदा कॉकरोच निकाला। और वो हुआ ये था कि उनको कान में दर्द हो रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उनके कान में मूव कर रही है या रेंग रही है। तो उन्होंने क्या किया, तकलीफ का जब इजाफा हुआ तो उनके दोस्त ने क्या किया कि उनके कान का इलाज किया और उसके अंदर से एक अदद जिंदा कॉकरोच निकाला। तो आप देख लें कि अगर आप अपने कानों का ख्याल ना रखें तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे एक ब्रेक। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।
दानियाल खुद से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज़ है। मुझे लेने 2 बार आ चुका है, अब नहीं आएगा वो तुम्हें लेने ज़रूर आएगा और मेरी सारी शर्तें मान कर तुम्हें वो अपने साथ लेकर जाएगा। तेरी दुआ वाकई कबूल नहीं होती। जिस काम के लिए मैं गया था वो क्या होना था? मुझ पर तो सारे ही दरवाजे बंद हो। अम्मा आज तो सिकंदर ने जिसके लिए दिल का दरवाजा खोला था उसने भी बंद कर दिया। बेटा तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं भाईजान के साथ इधर बैठ जाती हूँ और एजाज बाहर बैठा है। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक। और जिस तरीके से हमने आपको प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि आज हमारा जो टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा, वो ये है कि किस तरीके से आप अपने कानों की सफाई का ख्याल रख सकते हैं और किस तरीके से अपने कानों को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो आज उस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, और हम लोग ये इसको इस तरीके से लेंगे कि ईयर डिस्चार्ज जो है वो या कान से निकलने वाला मादा ये क्यों निकलता है, इसकी क्या वजूहात हैं, और इसके अलावा मज़ीद हम लोग ये भी जानेंगे कि मज़ीद मुतअद्दिद और गैर मुतअद्दिद अमराज कौन कौन सी हो सकती हैं ईयर प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो उसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें एसोसिएट प्रोफेसर ENT हेड एंड नेक सर्जरी जनाब डॉक्टर मलिक जवाद फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम खैरियत से हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम लोग तो अक्सर कानों के हवाले से सुना करते थे कि कानों का एक कुदरती अमल होता है और उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 3-4 लोगों ने हमें यहाँ पर आके बताया, तो ऐसा कुछ होता है? और फिर उसके बाद ये टॉपिक कि आप कानों की सफाई करें और उसमें प्रॉपर्ली ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। ऐसा ही होना चाहिए कि यूजुअली कानों की सफाई आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ। कानों की जो बुनियादी तौर पे अमराज हैं वो कानों की सफाई करने से होती हैं। अच्छा। जिन लोगों के मैल अक्सर रहती है उन लोगों की हैबिट होती है कि वो जो क्यू टिप्स हैं उससे कानों की सफाई की कोशिश करते हैं, एंड बाय डूइंग दिस दे पुश द वैक्स बैक इन द ईयर। कुछ मैल तो उस क्यू टिप पे लग जाती है लेकिन बाकी की सारी मैल आप पुश कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सेगमेंट चलाया जिसमें एक काकरोच कान में चला गया था, तो कान में जो हशरातुल अर्ज़ हैं इनके जाने अक्सर ये चले जाया करते हैं क्योंकि अगर आप ज़मीन पे लेटेंगे तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं दे लव डार्क प्लेसेस, तो ये कान में अक्सर चले जाते हैं। जो वैक्स की मौजूदगी है ये कुदरती अमल है और इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें पॉइजनस मटीरियल है, तो जितने भी इंसेक्ट्स अगर कान में जाएंगे तो वैक्स की मौजूदगी की वजह से वहाँ पे मर जाते हैं। अच्छा। अगर ज़िंदा रहें तो होता है, और ये हम अक्सर देखते हैं कि ये कीड़े कान में काटते भी हैं, ज़ख्म भी करते हैं, पर्दे को भी डैमेज करते हैं और इसमें फिर इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो एक चीज़ तो ये है कि वैक्स कान में लाजमी होनी चाहिए। ये हशरात के अलावा जो साउंड ट्रामा है उसके अगेंस्ट जो है आपके कान के ड्रम को, ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ईयर ड्रम ड्राई होगा तो वो साउंड ट्रामा से परफोरेट हो जाएगा, फट जाएगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा। ये वैक्स की मौजूदगी में इसकी लैक्सिटी रहती है और ये फटने से बचता है। तो डॉक्टर साहब ये जितनी हम देख रहे होते हैं आजकल प्रोडक्ट्स, और वो ये इसके अलावा इस किस्म की होती हैं, वो रिवॉल्विंग होती हैं और वो आप कान के अंदर करते हैं, मशीन ऑन होती है और वहाँ से वो सारी वैक्स आपकी लेकर बाहर आ जाती है। जी मैं लोगों को खबरदार करूँगा, बराए मेहरबानी कोई किसी किस्म का भी टोटका आप कान में मत इस्तेमाल करें। वो जितने भी वो पॉपिंग अप करने वाली चीज़ें आई हुई है मार्केट में और वो स्पाइरल जो है वो निकले हुए हैं, उसको कानों की सफाई करने के लिए इवन इन दी प्रोफेशनल हैंड्स दे आर डेंजरस। ठीक है, तो आप तो फॉर एग्जांपल ए लेमैन, उनको नहीं पता कि कान के जो कैनाल है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे जाके किस एंगल से चेंज होती है और कितनी दूर आपका पर्दा मौजूद है। तो लिहाजा एक तो कान की सफाई की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। नेचुरली हर कुछ अरसे के बाद कान की मैल खुद ब खुद बाहर आ जाती है। जिन लोगों के ज़िंदगी में कान कभी नहीं बहे और उनको लगता है कि उनको मैल ज़्यादा हो जाती है, वो क्या कर सकते हैं कि सिंपल जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, उसके 1 से 2 कतरे महीने में 1 आध मरतबा कान में डाल लें
जैतून के तेल से जो मैल नरम हो जाती है और अपने आप बाहर निकल आती है। यहाँ पे मैं दोबारा एम्फेसाइज करूँगा सिर्फ जैतून का तेल, बाकी ये जितने रोगने, बादाम और दूसरे तीसरे तेल हैं ये विस्कस होते हैं, थिक होते हैं, ये मैल को मज़ीद विस्कस कर देते हैं और मैल के निकलने का चांस कम रहता है, जबकि ओलिव ऑयल ये थोड़ा लाइट होता है तो ये उसको मेल्ट डाउन कर देते हैं। ठीक है सर, एक तो आपने जिस तरह से बताया कि कॉटन बड्स या एयरबड्स का इस्तेमाल जो है वो आपके कानों के लिए ठीक नहीं, इस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं और वो कानों के लिए ठीक नहीं और उसकी वजह से इन्फेक्शंस बनते हैं? जी, कान में एक और चीज़ मैं कहूँगा कि अक्सर लोगों की आदत होती है नहाते वक्त कान को वॉश करने की और उसमें पानी डालने की कोशिश करते हैं। ये एक और गलत तरीका है। प्लीज़ कान में कुछ नहीं डालें और उसके साथ कोई कान जो ईयर इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, कान की इवन जो कैनाल है इसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो वैक्स को निकालने का भी काम करते हैं, जो हमारे वाइब्रेशन साउंड्स के में भी हमें हेल्प करते हैं, और कान के पर्दा जो साउंड फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आगे कंडक्ट करता है। ये सारे अमल को आप इन सारी चीज़ों से डिस्टर्ब कर लेंगे। ठीक है, फिर पर्दे की एक ख़ास शेप होती है। अब जब बाहर से कान को मैनिपुलेट करते हैं तो आप उस शेप को डैमेज करने की कोशिश करते हैं या पर्दे को स्वेल अप करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ एक तो कान में सफाई करने की कोशिश नहीं करें, कान में मुख्तलिफ जो है टोटके मत इस्तेमाल करें, कान को वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अंदर से कान साफ़ ही होता है अगर आप इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, ये ईयर डिस्चार्ज जो है ये क्या होता है डॉक्टर साहब? अच्छा, ईयर डिस्चार्ज ये अमूमन उन लोगों का हो जाता है जो कान में चीज़ें मारते रहते हैं, या अमूमन माएँ जब बच्चों को लेट के फीड करवाती है तो बच्चा जब यही दूध को दोबारा रीगर्जिटेट करता है, बाहर निकालता है, तो कानों की एक अंदर वाली ट्यूब होती है जो नाक और गले के जोड़ में होती है, तो वहाँ से इन्फेक्शन कैन ट्रैवल इन द मिडल ईयर और वो फिर कान के ड्रम को या पर्दे को फाड़ के बाहर निकल आ जाती है, और जब बाहर आती है तो वो पस की सूरत में होती है। आपको मालूम है कि पर्दे में अगर सुराख हो जाए तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हील नहीं करता है। वो समझ ले कि जैसे एक खुला ज़ख़म है, जैसे ज़ख़म में जब भी पानी जाएगा इसको छेड़ेंगे, इसमें कोई चीज़ भी डालेंगे उसमें पस बनती है। इसी तरह कान फटे हुए पर्दे के साथ जब भी पानी जाएगा, उसको छेड़ा जाएगा किसी भी चीज़ से, कोई भी उसके साथ टोटका किया जाएगा तो यहाँ पे डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। ख़ास बात यहाँ बताने की है कि एवरी टाइम द ईयर गेट्स डिस्चार्ज 2 से 5% आपकी कुव्वत समात कम होती है। रिपीटेड इन्फेक्शन मे लीड टू डेफनेस। और ये ईयर डिस्चार्ज किन किन वजूहात की बिना पे होता है? ईयर डिस्चार्ज अगर आपके नाक पे कोई पैथोलॉजी है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक की एलर्जी है, नाक में कोई गदूद है, उसकी वजह से ईयर डिस्चार्ज हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्लू की वजह से हो सकता है। कई मरतबा अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हैं या आप पहाड़ी इलाके में सफ़र करते हैं, प्रेशर एक्सचेंज की वजह से, साउंड ट्रामा की वजह से डायरेक्ट कई मरतबा जो पेरेंट्स और उस्ताज़ा इकराम भी बच्चों को पिटाई कर देते हैं और वो ख्याल नहीं रखते, जब थप्पड़ लगता है कान में तो वो एक शॉक देता है कान के पर्दे को और कान का पर्दा फट सकता है। क्यू टिप्स वेरी इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मेजर कॉजेटिव फैक्टर फॉर परफोरेटिंग ईयर ड्रम्स। तो ये सारी वजूहात है जिससे कान का पर्दा फट जाता है, और जब पर्दा फट जाए उसके बाद आप अगर नहाते वक्त कान को ब्लॉक नहीं करेंगे, कान में पानी जाएगा, कान बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बरसात में क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अक्सर लोग बारिश में भीग जाते हैं, पानी कान में चला गया, दोबारा कान बहना शुरू हो गया। ठीक है। सर ये भी बताइएगा कि आजकल कौन कौन से इन्फेक्शंस या एयर डिजीजेज आपको कॉमनली देखने को मिल रही हैं लोगों में? देखिए, कान में जो बहुत सारी, एक तो हमने ईयर डिस्चार्ज का जिक्र कर दिया, हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन बीमारी है और प्रिवेंटेबल डिजीज़ है विच इज़ डेफनेस। आपको अगर मैं जिक्र करूँ तो डेफनेस का लोड पाकिस्तान में ब्लाइंडनेस से कहीं ज़्यादा है। Why is that so? क्योंकि और ये वो कॉज है जो प्रिवेंटेबल है। हमारे यहाँ इसके बारे में एजुकेशन की कमी है। माएँ जब हमल उनको ठहरता है तो उस वक्त प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है, उस वक्त खुद से जो अद्वियात ले रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है, इन्फेक्शन कैरी कर लेती है कई मरतबा,
जो कि कानों के लिए, बच्चे के कानों के लिए बहुत मुतासिर कुन हो सकता है। इसी तरह डिफ़िकल्ट लेबर है इटसेल्फ पैदाइश के दौरान। और दूसरी चीज़ है कि पैदाइश के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है बहुत अरसे तक। और अगर किसी की माँ को लगता भी है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है और बोलता नहीं है, तो उसे ये कह के खामोश कर दिया जाता है कि 7 साल की उम्र के बाद और 8 साल की उम्र तक बोलना शुरू कर देगा, आप इंतज़ार करें। बराए मेहरबानी ऐसे तमाम लोग जो इस किस्म का मशवरा देते हैं, ये आप एक बंदे को जो ठीक हो सकता है उसको आप एक परमानेंट जो है डेफ कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा 5 से 7 साल की उम्र तक अगर बच्चा सुनना शुरू नहीं करता तो दिमाग में एक स्पीच सेंटर होता है, वो डीजनरेट कर जाता है। उसके बाद अगर आप जो है कॉकलियर इम्प्लांट या सिम्बियोनिक ईयर भी लगा दें तो बच्चा बोल नहीं सकेगा, क्योंकि उसके बोलने वाला सेंटर वो डीजनरेट हो चुका है। सही है, वो टाइमली उसकी डायग्नोस नहीं हुआ तो उसकी वजह से वो पीरियड जिसमें वो रिकवर कर सकता था वो भी ख़त्म हो गया। तो अगर बच्चा 6 माह की उम्र में माँ की आवाज़ की तरफ मुतासर ना हो, अपनी पुतलियाँ उसकी तरफ ना घुमाए, साउंड ट्रामा पे या मुख्तलिफ आवाज़ों पे रिएक्ट नहीं करे और 2 साल तक बोलना ना शुरू करे, तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग। यू मस्ट टेक दिस चाइल्ड टू ऑडियोलॉजिस्ट टू गेट हिज हेयरिंग टेस्ट। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने एक इन्फेक्शन का जिक्र किया, एक इसकी वजह ऑटिज़म भी हो सकती है? देखिए, ऑटिज़म में जो है बच्चा अमूमन सुनता है लेकिन वो उसकी तवज्जो कम होती है। ऑटिज़म में जो है हेयरिंग लॉस हो सकता है, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि ऑटिज़म में हेयरिंग लॉस नहीं होता, लेकिन बच्चे की अटेंशन डिफिसिट होती है और ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से वो स्पीच कंप्रीहेंस करने में। डॉक्टर साहब कितना टाइम लगता है इन बच्चों को रिकवर करने में? देखिए, एक तो जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं ऑटिज़म वालों के लिए, उनके पास लाजमी लेके जाना चाहिए। जो बच्चे कुदरती तौर पे गोयाई से महरूम है, समाज से टोटल महरूम है, उनको 5 साल की उम्र से पहले, लेकिन बेस्ट एज इज़ अराउंड 2 ईयर्स, कॉकलियर इम्प्लांट हो जाना चाहिए। और कॉकलियर इम्प्लांट के बाद उनको 6 माह से 1 साल तक स्पीच थेरेपिस्ट के सेशंस चाहिए होते हैं। इन बच्चों को बुलवाना उतना ही मुश्किल होता है और उतने ही मेहनत दरकार होती है जितना कि आप तोते को बोलना सिखाते हैं। तो इसके साथ ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने नेचुरल प्रोसेस से ये नहीं गुजरे हो। ठीक है सर, अगर कोई बच्चा जो है वो परमानेंटली डेफ है तो ये बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि वो दोबारा सुनने के काबिल हो जाए, और अगर हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? देखिए, यहाँ पे 2 बातें। अगर बच्चा प्री लिंगुअल एज में है, यानी कि उससे बोलना स्टार्ट नहीं किया, और 5 साल की उम्र से पहले उसका इम्प्लांट हो गया है, तो इम्प्लांट के बाद बोलना शुरू कर देगा विद इन 1 ईयर। और अगर बच्चा पोस्ट लिंगुअल था, यानी कि वो बोलता था, फिर उसे कोई दिमाग की इन्फेक्शन हुई, कोई ट्रामा हुआ और उसने बोलना बंद कर दिया, उसके बाद अगर आप उसे इम्प्लांट करेंगे, सही है, तो वो बच्चा सून आफ्टर बोलना शुरू कर दे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कानों की दर्दों के हवाले से हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो अंदर तो होती हैं, लेकिन ये आउट ईयर पेन जो है ये क्यों होती है? अच्छा, जो बाहर के कान की दर्द है वो दांत की दर्द भी जा सकती है कान की तरफ, वो कान की अपनी बाहर के स्किन की इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, वो सराउंडिंग एरिया के किसी भी लिम्फ नोड की स्वेलिंग की वजह से हो सकती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है। प्लीज़ बराए मेहरबानी घर में मैं नाज़रीन से मुखातिब हूँ कि जिन लोगों के कानों में दर्दें होती है वो ख़ुद से ख़रीद के कानों में ड्रॉप्स मत डाला करें। अगर आपके पास डॉक्टर उस वक्त मुहैया नहीं है तो आप कोई भी पेन किलर इस्तेमाल कर लें, खा ले उसे, लेकिन कान में कुछ नहीं डालें। अच्छा, ठीक है सर। आपको किस तरीके से इंडिकेशन होगी कि आपके कान में कोई इन्फेक्शन बन चुका है? देखिए, कान की अगर इन्फेक्शन है तो बाहर निकलेगी, ठीक है, एक। दूसरा, उसके साथ बुखार होता है, तो अगर फीवर नहीं है या बाहर डिस्चार्ज नहीं हो रहा तो फिर आप इन्फेक्शन से नहीं डरें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर हम लोग देखते हैं, आपने एक तो जिक्र किया कि थप्पड़ लगने की वजह से, शॉक होने की वजह से, कान का पर्दा फटने की वजह से खून निकलता है। क्या सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से कान से खून निकलता है, या और भी कोई चीज़ डैमेज हो सकती है जिसके बिना पे कान से खून निकलना शुरू हो जाए? देखिए, लकीली कान की जो कैनाल है ये सीधा नहीं होती है, इसमें 2 एंगल होते हैं। इसकी वजह से अमूमन लोगों को पर्दा फाड़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। ये जितने लोग चाबी से
पेन हाँ, से हाँ। या क्यू टिप से कान के पर्दे के ऊपर लिखाई की कोशिश करते हैं हाँ। तो वो अमूमन बाहर वाली जो स्किन है उसको डैमेज करते हैं और पर्दा बच जाता है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। तो कान की बाहर की स्किन जो कैनाल की स्किन है उसके डैमेज होने से भी अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मुझे भी किसी ने कहा और 2-3 दफ़ा मैंने इसके बारे में सुना भी है कि जो हम लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं आजकल, पहले तो चले हेडफोन का इस्तेमाल होता था वो बाहर होता था, लेकिन आजकल ईयरबड्स बिल्कुल अंदर हम लोग अटैच करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत हैवी फ्रिक्वेंसी पे म्यूज़िक सुनते हैं और वो आपको फील देता है प्रॉपर्ली कि आप किसी बड़े कमरे में बड़े स्पीकर्स के साथ सुन रहे हैं। वो कितना डैमेजिंग है? अच्छा जी, साउंड ड्रामा किसी भी सूरत में हो, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ऊंचा सुनेंगे या एक ख़ास टाइमिंग से ज़्यादा सुनेंगे तो वो हेयरिंग को मुतासर करता है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो अपने पैसे लगा के लोगों को म्यूज़िक सुनाते। अगर आपने एयरबड या हेडफोन इस्तेमाल करना है तो इट इज़ पॉजिटिवली फॉर यू ओनली, नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी उसकी मीडियम आवाज़ से ज़्यादा उसको ऊंचा मत करें। कोई भी आप कान के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं, असल में हम लोग सोचते हैं कि इसका जो फुल ऑप्शन दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है सुनने के लिए। अच्छा, वैसे ये बात है कि जो आप फोन पे भी वॉल्यूम हाई कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे आता है कि इससे ज्यादा अगर आप हाई करेंगे तो ये आपके कानों के लिए बेहतर नहीं होगा, हेयरिंग को डैमेज कर सकते हैं। हेयरिंग को डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, सर एक चीज़ और भी इसमें ऐड ऑन कीजिएगा कि क्या सिर्फ मतलब कान की ही इन्फेक्शंस होंगे तो कान इफेक्ट होगा या फिर नोज और थ्रोट का भी अगर कोई इशू हो सकता है तो वो भी कर जैसे सकते हैं? फरमाया कि नाक की बहुत सारी बीमारियां, साइनस की प्रॉब्लम, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी टेढ़ा होना, नाक में गदूद होना, क्योंकि इससे परमानेंट बेसिस पे, और बच्चों में एडेनाइड्स जो टॉन्सिल एडेनाइड्स होते हैं, ऐसे बच्चे जो मुंह खोल के सोते हैं, उल्टा सोते हैं, खराटे लेते हैं, इन लोगों में कान की बीमारियों का तनासब दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वही पोस्ट नेजल ड्रिप जो गले के पीछे रेशा केरा गिर रहा होता है वो यूस्टेशन ट्यूब जो मैंने बताया आपको कि कान की अंदरूनी ट्यूब होती है उसके ज़रिए ट्रैवल करता है और फिर दोबारा यही मामलात होते हैं कि उसमें कान में इफ्यूजन बनेगी, पर्दे में सुराख होगा और रेशा निकलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस हैं डेफ, इनकी वजूहात आपने मुख्तलिफ बताई हैं, उसमें एज फैक्टर ज़्यादा है या बाकी वजूहात ज़्यादा हैं? नहीं जी, इसमें उम्र का तकाजा नहीं है, इसमें प्योर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, इसमें लैक ऑफ एजुकेशन है और इसमें जो है ये मेडिकल फैसिलिटीज़ इसका अवेलेबल नहीं होना। अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट एंड ENT स्पेशलिस्ट अराउंड। ठीक है, तो यूजुअली लोगों को जब बीमारी होती है, नज़ला ज़ुकाम, लोग जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, इसी तरह गला ख़राब हो गया ये वो GP के पास जाते हैं। कान की बीमारियों के लिए भी लोग पीडियाट्रिशियन, उनके तो बहुत सारी बीमारियां बहुत सारे टाइम तक कई मरतबा अनडायग्नोज। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आला समात होता है जी, ये किस तरीके से वर्किंग करता है और ये किन लोगों को लगता है, जो मुकम्मल तौर पर हो चुके होते हैं या किस बिना पे ये अटैच होता है? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आला समात की कोई लोगों में हमारे यहाँ कोई एक बड़ी परसेप्शन खराब है। लोग चश्मा लगाने को बुरा नहीं समझते जो कि चेहरे के ऊपर नजर आता है, और हेयरिंग डिवाइस को लोग बुरा समझते हैं। बिल्कुल ठीक, हेयरिंग डिवाइस बिल्कुल डिसेबिलिटी हम समझते हैं, हम समझते हैं जी, परसेप्शन है। देखिए दो चीजें हैं, एक है हार्ड ऑफ हेयरिंग और एक है कम्प्लीटली डेफ। तो हार्ड ऑफ हेयरिंग में तो आपको जो हेयरिंग डिवाइस है ये काम करेगी, हमारे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती है, तो लेकिन समझ लें कि 90% 95% तक डेफ लोगों में मुख्तलिफ क्वालिटी के आला समात लगाए जा सकते हैं। आला समात मुख्तलिफ होते हैं, जो कान के पीछे, जो कान के अंदर और बिल्कुल कैनाल के अंदर जो नज़र भी नहीं आते हैं। अच्छा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि दे जस्ट एम्पलीफाई दी साउंड, ठीक है, और कन्वे इनटू दी ब्रेन। अभी तो आले बहुत अच्छे आ गए हैं जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड होते हैं, मोबाइल के साथ कनेक्टेड, और वो ऊंची आवाज़ों को कम और कम आवाज़ों को ऊंचा करते हैं। कि अगर मेरा ये पॉइंट था कि आपने बोला हार्ड ऑफ हेयरिंग है, तो उसमें ये भी क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें से जब उसका कान का आला बाहर निकलता था उसकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा उसको नॉर्मली सुनाई देती थी, और जब वो दोबारा अटैच करता था वो स्लो डाउन करके बैलेंस करके जो है ना वो उसको साउंड होता यूँ है कि पहले पहले आले सिंपल एम्पलीफाई करते थे आवाज़ को, ठीक है, उसमें अगर आपके करीब से कोई हॉर्न किसी ने हॉक कर दिया तो वो आवाज़ क्योंकि एम्पलीफाई होती है और वो नॉर्मल बंदा सुन रहा होता है, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज एकदम डैमेज नहीं होती,
यूजुअली विस्पर और नॉर्मल कन्वर्सेशनल वॉइस पहले डैमेज होती है, बाद में आपको जो लाउड वॉइसेस हैं उनमें इशू होता है। तो जो हॉर्न या हॉक है वो उससे भी देखें कई गुना ऊंची आवाज़ में जाके बंदा परसीव करता है, तो इट सर्व्स लाइक ए ट्रॉमा, से साउंड ट्रॉमा। तो लोग वो फिर आला समात इस्तेमाल नहीं करते थे। अभी आला समात में बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स आ गए हुए जो कि ऊंची आवाज़ों को कम और कम आवाज़ों को ऊंचा करके इस लेवल पे लेके आ जाते हैं कि आपके लिए वो सुनने और समझने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा सर, यूजुअली जैसे हम देखते हैं कि डायबिटीज़ है तो आपकी आई साइट को इम्पैक्ट करती है, क्या इस तरह की और बीमारियां हैं जो कि आपके कानों को इम्पैक्ट करती हैं? एग्जैक्टली जी, जितनी भी बीमारियां कान की जो अंदरूनी बैटरी समझ लें या हेयरिंग सेंटर है, इसकी तरफ ब्लड को लेके जाने में कंप्रोमाइज़ करेगी, कमी करेगी, वो सारी जो है वो हेयरिंग को मुतासर कर सकती है, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जिसमें एनीमिया है, जिसमें गर्दन का दर्द करना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, खून का गाढ़ा होना, वैस्कुलर डिजीज़, कार्डियक डिजीज़, तो बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो कि आला समात को जो समात को मुतासर करती है। ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, कुछ और ऐसा पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं और आप उसका जिक्र करना चाहते हैं तो आपके तवज्जो से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी जब नज़ला ज़ुकाम भी होता है और जब मुख्तलिफ बीमारियाँ होती है तो ख़ुद से बराए मेहरबानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। और ये जो मिथ है कि ये मुझे दवाई बहुत गर्म लगती है, तो अगर किसी ने 500 मिलीग्राम वाली दिन में 3 मरतबा दी है तो बहुत तेज़ है, मैं उसे कम करके दिन में 1 मरतबा ले लूँगा तो शायद फ़ायदा हो जाएगा, तो ये आप अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं। बराए मेहरबानी सेल्फ मेडिकेशन के साथ एतराज़ करें और दवाओं को खुद से डोज एडजस्ट करने में, कम करने में एतराज़ करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। और आखिर में मुझे अभी ये सारी डिस्कशन के बाद याद आया, बचपन में हम सुनते थे इस किस्म की बातें जो पिछले 10 साल से शुक्र है कि गायब हो गई हैं बातें, लेकिन लोग इस तरह कहा करते हैं किसी को कान का दर्द है कुछ भी है, प्याज का पानी और गर्म तेल, ये भी मैंने सुना है कि लोग जो है ना वो डालते रहे हैं कानों में। ठीक है, तो वेल इसमें बहुत अजीब अजीब लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और मैंने खुद देखा है बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं कान में डालने के लिए। सो आई होप कि ये तमाम तर मिथ्स जो है ना आज हमने बर्स्ट की हैं, और आप लोग ख्याल रखें, कानों का एक फंक्शन अल्लाह ने बनाया है और वो बड़ा मजबूत और बड़ा बेहतरीन बनाया है। तो जो आज हमने डिस्कशन की है इससे फ़ायदा उठाएं और आगे भी लोगों तक पहुंचाएं। ब्रेक्स पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि जब हम वापस आएंगे तो एक चैंपियन हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका नाम है तलाल अंसर। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है उज़्बेकिस्तान में 5वीं वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप में। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद होंगे। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। सुबह पाकिस्तान में अब हम आपको मिलवाएंगे एक अदर चैंपियन से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया, और उज़्बेकिस्तान में जारी ये चैंपियनशिप थी रेसलिंग चैंपियनशिप 5th मैच चैंपियनशिप, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं तलाल अंसर जिन्होंने 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रेसलर को सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तलाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तलाल, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। रिसेंटली जो उज़्बेकिस्तान में चैंपियनशिप हुई थी उसके लिए काइंडली इस चैंपियनशिप के बारे में बताइएगा। कब से आप ट्रेनिंग कर रहे थे, कैसे प्रोसेस मुकम्मल हुआ, वहाँ पर आप गए, और आपकी फ़ाइट के हवाले से भी बताइए। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। मैं तकरीबन 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने गुजरांवाला लेवल खेला, फिर पंजाब लेवल, फिर नेशनल लेवल, उसके बाद मैं एशिया में पिछले साल मैं सिल्वर मेडल हुआ था, और इस साल मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है, आपकी उम्र तो माशाल्लाह से कम लग रही है, कितना अरसा हो गया आपको ज्वाइन किए हुए इस मास रेसलिंग को, और यही चीज़ का इंतखाब क्यों किया? आई मीन आपके पास जब आपने जाना था रेसलिंग की तरफ तो 2-3 और भी ऑप्शंस थे, MMA भी था, बॉक्सिंग भी थी, और हमारी जो रवायती होती है एक कुश्ती वो भी थी, तो ये मैच रेसलिंग क्यों चूज़ की, और आपकी एज क्या है? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते, और मैं पहले मैट रेसलिंग करता था कुश्ती, उसके बाद बड़े भाई ने मास रेसलिंग शुरू की, और उसके बाद फिर वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आया। उसके बाद से मुझे भी शौक़ था, तो उस्ताद जी कहते थे कि आप भी ट्रेनिंग किया करो। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग शुरू की,
फिर मैंने गुजरात लेवल खेला, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेशनल लेवल, फिर एशिया लेवल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आया हूँ। उधर मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और मेरी 17 ईयर्स ओल्ड एज है। ठीक है तलाल, ये भी बताइएगा कि इससे पहले आप कौन कौन सी चैंपियनशिप्स या कौन कौन से टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं? इससे पहले मैं एशिया में सिल्वर मेडल हासिल किया है, एशिया का मैंने सिल्वर हूँ। उसके बाद मैं नेशनल चैम्पियन हूँ और पंजाब चैम्पियन हूँ, डिवीज़न चैम्पियन हूँ। बहुत खूब। अच्छा तलाल, मुझे कुछ बताएं, इस ये जो आपकी मैच रेसलिंग है इसके कुछ रूल्स बताएं। ये गेम कितने राउंड्स पे मुश्तमिल होती है या इसमें क्या क्या सिलसिला होता है? कैसे दो प्लेयर आमने सामने आते हैं और रेफरी क्या करते हैं? ज़रा बताएं इस गेम के बारे में। ये बेस्ट ऑफ 3 होती है और इसमें फर्स्ट ग्रिप राइट साइड की होती है और उसमें अंदर से ग्रिप करो या बाहर से करे, और दूसरा ऑपोजिट जो प्लेयर होता है ब्लू साइड का, उसमें अगर वो राइट साइड अंदर से ग्रिप करता है उसने बाहर से ग्रिप करनी है। और उसके बाद ये सेंटर में एक बोर्ड होता है, जब उसके ऊपर स्टिक सेंटर में बिल्कुल आ जानी है फिर रेफरी उधर स्टार्ट करता है और उसके बाद जिसमें ज़्यादा जोर है, जिसके पास ज़्यादा टेक्निक है वो पुल ले लेता है और इसमें बेस्ट ऑफ 3 होता है। फिर सेकंड ग्रिप ब्लू साइड की होती है और ब्लू साइड ने ग्रिप करनी होती है। अगर एक पुल रेड विन कर दिया, एक ब्लू कर दिया, उसके बाद टॉस होता है, जो टॉस विन करता है पहली ग्रिप उसकी होती है और जो थर्ड पुल जो विन करता है वो एक फाइट विन कर जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब वहाँ पर आप मौजूद थे उज़्बेकिस्तान में, कितने और दीगर ममालिक वहाँ पर मौजूद थे और कैसे इसमें फ़ाइट सेट होती है? बॉक्सिंग में तो इस तरह होता है ना, कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में वेट कैटेगरी होती है और उसमें आमने सामने आते हैं, तो इसमें भी वेट कैटेगरी होती है या कुछ और सिलसिला होता है? और वहाँ पर कितने खिलाड़ी मज़ीद मौजूद थे? क्या सीखने को मिला उज़्बेकिस्तान जाके? जी, इसमें वेट कैटेगरीज होती हैं। मैं 70 कैटेगरी में सिल्वर मेडल हुआ था और तकरीबन इधर 24 कंट्रीज़ आई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि अपने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम गोल्ड मेडल हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तलाल, जैसे आपने कहा कि ये बेस्ट ऑफ 3 की गेम होती है, तो बताइएगा कौन से हरीफ ने आपको सबसे तगड़ा मुकाबला दिया? मुझे सबसे तगड़ा मुकाबला जो है रशिया ने दिया है, और ये रशिया की नेशनल गेम है, ये 300 साल पुरानी गेम है इनकी, और इसलिए हमारे से टफ है। पर इस दफ़ा मैं रशिया से फिर भी एक पुल विन कर लिया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह रशिया से भी फाइट जीत के इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं तलाल कि गुजरांवाला से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं? क्या आपकी डाइट प्लान होता है और किस किस वक्त में ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सिर्फ इसी तरह रेसलिंग के मुकाबले होते हैं या कुछ और भी वर्जिश होती है? जी, सपोर्ट के पहले हम रनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद हम ये पहलवानी डेंट वगैरह लगा के फिर उसके बाद जिम जाते हैं। और इसमें ना बेसिकली ज़्यादा पावर चाहिए होती है, लेग्स की, थाई की, उसकी गेम ज़्यादा होती है। उसके बाद बैक की होती है जिसमें डेड लिफ्ट आती है, उसके बाद स्क्वाट्स आते हैं, फिर उसके बाद लेग प्रेस आती है। ये सारी गेम जिसके लिए पावरफुल, इसमें लेग की और बैक की गेम इसमें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम फिर शाम को जाते हैं क्लब जिधर हम मास रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हैं, उधर जाके हम पहले एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद मास रेसलिंग की बोर्ड की ट्रेनिंग करते हैं। 3-4 घंटे सुबह ट्रेनिंग करते हैं और 3-4 घंटे शाम टाइम हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा तलाल, बताइए कि आपकी जितनी भी चैंपियनशिप्स थी या जितने भी आपने मुकाबले जीते, उसमें से कोई इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट शेयर करें या कोई ऐसा वाकया जो कि आपको आज तक याद हो और बेहतरीन हो और जो व्यूअर्स के साथ शेयर भी किया जा सकता हो? ये लास्ट टाइम ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे साथ सबसे अच्छा मेरा यही था कि मैंने रशिया से सेकंड पुल विन किया और मैं थर्ड पुल जो है वो मिस कर गया। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट है कि मैं इस चीज़ को मैं और ज़्यादा अच्छा करूँ, अपनी टेक्निक्स को और अच्छा करूँ और रशिया से जीतूँ। ये मेरे लिए लास्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा तलाल, ये बताएं कि
आपकी दीगर क्या एक्टिविटीज़ हैं, दिन में क्या करते हैं? आप पढ़ाई भी कर रहे हैं या सिर्फ फोकस्ड हैं अपनी ये फिज़िकल फिटनेस पे और मैच रेसलिंग के ऊपर ही? जी, सुबह ट्रेनिंग करके उसके बाद हम पहले स्कूल जाता था, अब कॉलेज जाते हैं। कॉलेज से आके फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके फिर क्लब जाते हैं। क्लब से आके फिर पढ़ के और फिर सोते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह उठ के फिर ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है। ठीक है तलाल, कोई और खेल भी आपको पसंद है रेसलिंग के अलावा जो कि आप नॉर्मली खेलते भी हों? जी, मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने फ़ुटबॉल खेला है। फ़ुटबॉल का मुझे शौक़ है, फ़ुटबॉल काफ़ी देर मैंने खेला है और उसके बाद फिर रेसलिंग अब पैशन बन गया है। पहले फ़ुटबॉल का शौक़ था, फ़ुटबॉल अभी भी खेलता हूँ, पर रेसलिंग पैशन है। अच्छा, मुझे ये बताएं तलाल, गुजरांवाला के लोग जो है ना वो बड़ा खाने पीने के शौकीन होते हैं और उनकी जो टाइम फ्रेम होता है वो भी रोटी के साथ ही चलता रहता है। तो आपको क्या खाने का शौक़ है? और मैं अगेन आपसे पूछूंगा आपका डाइट प्लान क्या है जो ख़ास तौर पर जान लेने के लिए जो है ना वो कहते हैं ना देसी घी, मक्खन, लस्सी, पराठे और क्या क्या मज़ीद ऐसी आइटम्स होती हैं? यही होता है, लस्सी, दही, घी, मक्खन, पराठा, फिर उसके बाद बीफ, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें हम डाइट में यूज़ करते हैं। अंडे यूज़ करते हैं, जिसमें पावर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पावर से। आपके रोल मॉडल कौन है? आपके भाई हैं या किसी और को फॉलो करते हैं? क्योंकि गुजरांवाला से बड़े बड़े नाम निकले हैं पहलवानों में और अभी भी गुजरांवाला का कल्चर वही है कि जगह जगह पर अखाड़े मौजूद हैं, कबड्डी का सिलसिला भी चल रहा है, कुश्ती भी चल रही है। ज़रा गुजरांवाला के माहौल के बारे में भी बताएं हमारे नाजरीन को। जी, मैं ख़ानदान से मेरा ये स्पोर्ट्समैन है। पापा मेरे क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, कबड्डी के कोच भी थे और चाचू मेरे भी कबड्डी खेलते रहे हैं। एक पापा के दोस्त हैं, वो भी कबड्डी खेलते हैं। उसके बाद चाचू भी, भाई भी अखाड़ा जाता रहा, वो कुश्ती भी करता रहा, वो मास रेसलिंग भी करता था। और गुजरांवाला में बिल्कुल शेरावाली बाग में अखाड़े काफ़ी ज़्यादा हैं और पर हमारा मास रेसलिंग, गुजरांवाला में मास रेसलिंग का सिर्फ एक ही क्लब है और हमारे एक ही उस्ताद हैं सर इब्राहिम बेग, जो हमें ट्रेनिंग करवाते हैं इसकी। और वो तकरीबन पाकिस्तान में सबसे सीनियर हैं जो मास रेसलिंग के हैं। पाकिस्तान के सबसे पुराने एथलीट हैं मास रेसलिंग के। चलें, बहुत खूब तलाल। अच्छा ये बताएं कि आगे आप किस चैंपियनशिप पे नज़र जमाए बैठे हैं या कौन कौन सी चैंपियनशिप्स की तैयारी कर रहे हैं आप मुस्तकबिल के लिए? अभी तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप सबसे चैम्पियनशिप होती है बड़ी, वो तो मैंने खेल ली है। अब आगे इंशाल्लाह जो भी चैम्पियनशिप आएगी उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी चैम्पियनशिप आएगी इंशाल्लाह वो खेलेंगे और अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे इंशाल्लाह। वेल, बेस्ट ऑफ लक तलाल अंसर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपका अज़्म और हौसला बहुत बुलंद है और हम उम्मीद करते हैं गुजरांवाला से बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को रोशन करने के लिए निकले हैं और आपका नाम भी उसमें शामिल होगा। और तमाम नाजरीन को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग घूमते फिरते रहते हैं, गुजरांवाला का कल्चर बहुत खूबसूरत कल्चर है, आप वहाँ पर जाएं, एक दफ़ा इंजॉय करेंगे। आप लोग जो मूवीज़ के अंदर एक अखाड़े का सीन देखते हैं और अक्सर आपको ये देखना होता है कि कबड्डी कैसे खेली जाती है, कैसे उनके मुकाबलाजात होते हैं, कैसे कुश्ती लड़ी जाती है, सब गुजरांवाला के शहर के अंदर देखने को मिलेगा। पहलवानों का शहर ऐसे ही नहीं उसको कहा जा सकता। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। बहुत इंटरेस्टिंग अगला टॉपिक है, कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से पैदा करने से बेहतर था मैं को 3.5 मरले का प्लॉट खरीद लेता। अगर आप 50 साल भी वो प्लॉट रख ली थी ना तो आज भी उसने 3.5 मरले का ही रहना था।
सारे मार दियांगा नहीं चलेगा। अपना फसाना अपनी है कहानी, सबको है सुनानी अपनी जुबानी। एक है अदाकार दूजा बेकार, डीजे पे तो है तू वैसे भी चलती फिरती फिल्म ही लगता है। यहाँ मिलेंगे सब रंग हम, ऐसे ना दूर जाइए। बिल का मैं भी जाना है, अंदर तशरीफ लाइए। हाँ जी, आजकल का हॉट टॉपिक वो ये है कि गर्मी क्यों जाने का नाम नहीं ले रही, और हर बंदा ये कह रहा है। हॉट टॉपिक बहुत ज़्यादा ही हॉट हो गया क्योंकि सितंबर आ चुका है, 14 सितंबर है आज, और बिल्कुल गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। और कल ही मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि ये मौसम जो है पिछले साल हमें अगस्त में देखने को मिला था, जो कि अब सितंबर तक जा रहा है और कंटिन्यूड है। और मैं ये जिक्र करता होता था कि जून जुलाई में हमें ऐसा मौसम एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है जो हम अगस्त में करते थे। तो इस दफ़ा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हवस का मौसम अभी तक बरकरार है और टूट नहीं रहा। अगर थोड़ा वो टूटा है तो वो भी हिली एरिया से इस्लामाबाद में, लेकिन आज भी पंजाब में आप जाएं, चाहे आप ये सरसब्ज़ो शादाब जो खेत खलियान वाला है हमारा मैदानी पंजाब, वहाँ पर जाएं या पहाड़ी पंजाब में भी जाएं, तो हर जगह पर इस वक्त ह्यूमिडिटी फैक्टर चल रहा है। इवन इस्लामाबाद के अंदर पिछले 1-1.5 हफ्ते में गर्मी दोबारा से जोर पकड़ने लग गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मौसम जो भी जा रहा होता है सर्दियों का, वो एक दफ़ा वापस लौट के आता है और गर्मियों भी जाते वक्त एक दफ़ा वापस लौट के आती हैं। अब ये क्या सिलसिला है ये हमें एक्सपर्ट ही बताएंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं इस वक्त। हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक के जरिए जनाब डॉक्टर सरफराज साहब जो कि हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस दफ़ा गर्मियों का दौरानिया कुछ अजीब सा है, बड़ा है या नहीं है, लेकिन हमने जून जुलाई में वो मौसम एक्सपीरियंस किया जो अगस्त में होता है, और आज 15 सितंबर यानी कि होने वाली है और 14 सितंबर है और कहा जाता है कि हब्स का मौसम ह्यूमिडिटी का यहीं तक होता है, लेकिन आज भी उतनी ही गर्मी है। इसकी क्या वजह है सर? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जो बहुत ज़्यादा हब्स होता है ना, आपको पता है मानसून का जो ड्यूरेशन होता है उसमें चूँकि मॉइस्चर सरफेस से लेके ऊपर अपर एयर तक यानी कोई 10,000 फीट तक मुसलसल हवाएं जो हैं वो समुंदर के ऊपर से आ रही होती हैं आपके एरिया के ऊपर, बे ऑफ बंगाल से भी और इधर अरेबियन सी से भी, तो उसकी वजह से मॉइस्चर खासा एक तरह से ना पहुंचा होता है अपर एयर तक, तो उसकी वजह से हब्स बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है जब बारिश जिस दौरान चलती है मानसून में, ये हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जिस दौरान बारिश होती है उस दौरान तो टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी होती है, लेकिन जैसे बारिश ना हो, जो ड्राई चल रहे हो तो उनमें फिर हब्स और गर्मी बढ़ जाती है। तो उसकी बेसिक वजह तो वही मानसूनल फ्लो दोबारा से एक्टिवेट हो रहा है एक तरह से, तो और ऑलरेडी परसिस्ट भी कर रहा था लेकिन अब ज़्यादा एक्टिव फेज में आ रहा है मानसून दोबारा से, और इसलिए कल एडवाइजरी इशू हुई है हमारे इस्लामाबाद ऑफिस से। तो 15 की रात से यानी कल रात के बाद अगले 3-4 दिन तक फिर मुल्क के बेशतर एरियाज़ में बारिशें हैं, कहीं पर लाइट रेन, कहीं पर मॉडरेट रेन, और शुमाली इलाकाजात में कहीं कहीं पर हैवी बारिश का भी इम्कान है। तो उससे फिर ये कि गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी और हब्स भी जो कहती है चल रही है उसमें भी एक तरह से ना रिलीफ मिलेगा उसमें भी। लेकिन जाहिर है कि जब ये बारिश का दौरानिया या बारिश की जो स्पेल है वो ख़त्म होता है तो उसके 1 दिन 2 दिन छोड़कर फिर दोबारा गर्मी हो जाती है। वो ड्यू टू मानसूनल फ्लो होता है कि आपकी मतलब ग्राउंड से लेके अपर एयर तक खासी मॉइस्चर सप्लाई हो रही होती है, तो उसकी वजह से हब्स होता है। तो लेकिन इस बारिश के स्पेल के नतीजे में उम्मीद है कि इसमें कमी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले हम एक प्रोग्राम में चीज़ का जिक्र कर रहे थे, तो वो बड़े लोगों का ना सवाल है इस वक्त, वो सवाल ये है कि रबीउल अव्वल शुरू होने वाला है और हमने ये एक्सपीरियंस किया हमेशा कि रबीउल अव्वल हो या गर्मियों का ये एंड सीज़न चल रहा है और शादियों का सिलसिला बेशुमार शुरू हो जाता है। तो ये शादी वाले जानना चाहते हैं कि मौसम कैसा होगा अगले 1 महीने 1.5 महीने तक, हम लोग अपनी शादियाँ रख सकते हैं, वो पसीने में भीगे हुए तो नहीं होंगे लोग?
देखिए जो सितंबर के, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि यूजुअली तो ये हुआ करता था कि 15 से 20 सितंबर के दरमियान मानसून रिट्रीट होना शुरू हो जाता था हमारे यहाँ से, और उसके बाद फिर हब्स और गर्मी थोड़ी उसमें ग्रेजुअली कमी आना शुरू हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा चूँकि ये पूरा अगस्त ड्राई गया है एक तरह से, मतलब बहुत कम बारिशें हुई हैं शुमाली इलाका जात में, तो फिर भी कुछ ना कुछ होती रही ऑन एंड ऑफ, लेकिन ओवरऑल ये सेकंड ड्राइएस्ट अगस्त रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ओवरऑल बहुत कम बारिशें हुई हैं, साउथ में तो बिल्कुल हुई नहीं। और आपने जो आगे का उसमें जिक्र किया तो उसमें सितंबर में एक स्पेल ये जो मैंने आपसे कहा कि कल या परसों शुरू होगा और फिर 3-4 दिन पे मुहित होगा, और फिर आखिरी दिनों में एक और स्पेल भी मुतवक्की है। अक्टूबर अलबत्ता फिर ड्राइएस्ट मंथ होता है पाकिस्तान में, और उसमें साउथ में तो दोबारा से एक तरह से गर्मी बढ़ जाती है और क्लाउडलेस स्काई होता है यूजुअली। तो अक्टूबर में जो शादियों के प्रोग्राम लोग बना रहे हैं तो उसमें बारिशें इतनी नहीं है, उसमें रख सकते हैं। तो अक्टूबर वाले थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। अच्छा सरफराज साहब, पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें तो बड़ा हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है कि सर्दियां भी बड़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर गई। मई जून तक हमें बारिशें जो मिल रही थी उनकी वजह से काफ़ी ठंड बन रही थी, और अब अगर गर्मी को देखें तो गर्मी भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी क्या रीज़न्स है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें? देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से जाहिर है कि जो असल में आपके एवरेज या सेट या नॉर्मल वेदर पैटर्न्स होते थे ना, वो एक तरह से उस तरह से बिहेव नहीं होता। अब अनइवननेस बहुत बढ़ गई है इसमें, यानी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। कभी तो बारिशें अगर होती हैं तो बहुत तेज़ स्पेल हो जाता है, थोड़े वक्त में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और फिर ड्राई स्पेल चल जाता है। वैसे ओवरऑल तो जुलाई भी और अगस्त भी दोनों जो है ना वो एज ए होल पूरे पाकिस्तान की एवरेज हम बात करें तो कूलर देन एवरेज रहे हैं। कोई इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में जो स्पेल आता है तो जाहिर है एक तरह से लोगों को याद वही रहता है कि इन दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और ज़्यादा हब्स था। लेकिन ओवरऑल जुलाई भी और अगस्त भी कूलर देन एवरेज रहे हैं दोनों महीने। अब देखिए सितंबर के एंड तक जब हम रिपोर्ट निकालेंगे सितंबर की तो उसमें क्या आता है। लेकिन ये है एक्चुअली मानसून का जो पीरियड होता है और मानसून से पहले जो प्री मानसून मई से आपको पता है कि पाकिस्तान भर में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, और फिर इसमें मानसून के दौरान उसमें कमी तो आ जाती है, लेकिन कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे होते हैं बीच में जब ड्राई डेज चल रहे होते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा हो जाती है गर्मी। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की जो आप बात कर रही थी, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स थे, यानी एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, रेनफॉल चाहे आप ले लें चाहे टेम्परेचर्स ले लें, तो उनकी फ्रिक्वेंसी पहले के मुकाबले में अब साल ब साल बढ़ती जा रही है। बहुत खूब हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी जिक्र करें ज़रा कि सर्दियों पे असर क्या पड़ेगा इस क्लाइमेट चेंज का अब जो आने वाली है? देखिए सर्दियों के बारे में अभी तो कहना काफ़ी कबल वक्त है, इसलिए कि आपको पता है कि मतलब बहुत लंबे अरसे की ना प्रिडिक्शन वेदर एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में आप कोई हतमी तौर पर नहीं कर सकते। अभी तो सितंबर का मिड है और सर्दी हमारे यहाँ यूजुअली शुमाली इलाका जात में तो नवंबर में शुरू होती है और साउथ में तो दिसंबर के मिड के बाद जाके शुरू होती है, यानी सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में। तो अक्टूबर के एंड पे जाके कुछ बेहतर आइडिया हो सकेगा या बेहतर तौर पर हम बात कर सकेंगे कि आने वाली सर्दियाँ कैसे रहेंगी। लेकिन यूजुअली ये होता है कि जैसे इस साल पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा जा रहे हैं इस वक्त, यानी एल नीनो डेवलप हुआ हुआ है। एल नीनो ही की वजह से जो हमारा अगस्त पूरा ड्राई गया है उसमें बहुत कम बारिशें हुई हैं और सितंबर में भी अब तक बिल्कुल नहीं हुई थी। यानी ओवरऑल पूरे सीज़न की भी आप बात करें तो एवरेज जो बारिश होती है पूरे सीज़न की वो माइनस में जा रही है, -2 या -3 चल रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एज ए होल एवरेज। और इन प्रोविंस वाइज भी बात करें तो वो भी पंजाब में, केपी में, कश्मीर में, जीबी में, उन इलाकों में जीबी में सरप्लस हुई है, लेकिन पंजाब, केपी और कश्मीर में माइनस में जा रही है। तो इसका फिर सर्दियों की उस वेदर पे ये असर होता है कि यूजुअली सर्दियों की बारिश अमूमन ज़्यादा होती है, यानी दिसंबर से आगे उम्मीद है कि सर्दियों में अच्छी बारिशें मुतवक्की होंगी पाकिस्तान की ड्यू टू दिनों जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से। तो अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं और ज़ाहिर है कि क्लाउड्स कवर ज़्यादा रहेगा तो फिर सर्दी की शिद्दत उतनी, फ़िलहाल हम यही कह सकते हैं कि शायद उतनी ना हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत की सर्दी ना पड़े। अगर मतलब अगर हमें ज़्यादा बादल एक्सपीरियंस करते हैं और ज़्यादा बारिशें एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू एल नीनो तो फिर ये हो सकता है, लेकिन हतमी तौर पे अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये एक्सपीरियंस करते हैं मॉनसून में स्टार्टिंग में सावन में जब बारिशें होती हैं तो ह्यूमिडिटी फैक्टर बढ़ता है, हब्स का ज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाता है।
अभी जो बारिशें इस्लामाबाद में हुई थी पिछले दिनों, उनकी वजह से हमने देखा बहुत अच्छी हवाएं चलने लगी, शाम के वक्त अच्छा हो जाता था मौसम। अब दोबारा से वही फैक्टर आ गया हब्स वाला, क्योंकि बारिशों का सिलसिला रुक गया। आप जो बता रहे हैं अभी दोबारा से स्पेल कल परसों से शुरू होने वाला है, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? क्या मौसम में हब्स की फैक्टर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? देखिए ज़ाहिर है जब रेनी स्पेल चल रहा होता है ना, तो उस वक्त तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होती है, यानी 95% के इससे ऊपर होती है। लेकिन ये कि बारिश भी चल रही होती है तो टेम्परेचर पूरी फिज़ा में एक तरह से कूलिंग फैक्टर आ जाता है, तो उस स्पेल के दौरान तो कम होगी गर्मी, डेफिनेटली कम होगी, हब्स भी कम होगा। और फिर अब जब वो फेज़ निकलेगा और फिर कुछ ड्राई दिन, बिल्कुल खुश्क दिन आएंगे आगे, यानी ये स्पेल चल सकता है 15 या 16 से लेकर 18-19 तक कह लें। और फिर उसके बाद कोई एक आध हफ्ता कमोबेश 3 से 5 दिन ऐसे होंगे कि दोबारा गर्मी या हब्स आ सकता है, इसी तरह से जैसे कि आज कल चल रहा है। लेकिन 24-25 सितंबर के बाद लग रहा है कि एक और स्पेल इंटर होगा पाकिस्तान में मानसून का, मे बी कि वो आखिरी स्पेल हो, तो फिर मौसम बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर, एक तरफ जैसे हम देख रहे हैं कि वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने कहा कि एक्सट्रीम कंडीशंस हमें देखने को मिल रही। ये बताइएगा कि जो आने वाला मानसून का स्पेल है, इसमें कुछ इलाका जात में क्या सैलाब की पेशन गोई हो सकती है? नहीं, इतना बहुत हैवी स्पेल नहीं है। और इसमें उसकी यही है कि जो लो प्रेशर एरिया की जो कोर है समझ लें, या जो उसकी कन्वर्जेंस कोर या कंसंट्रेशन, वो सेंट्रल इंडिया पर पहुंच के राजस्थान से होता हुआ नीचे समंदर की तरफ, कराची और ठट्ठा वट्ठा के जुनूब से समंदर की तरफ निकल जाएगा। तो लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में करंट्स ऊपर आएंगी तो इन तमाम इलाकों में बारिशें हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल इसमें नज़र नहीं आ रहा, उस तरह की सूरत हाल जैसे अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है पहाड़ी इलाकों में, उस तरह का इम्कान नहीं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पहाड़ी जो शुमाली इलाका जाते हैं, KP के खासकर कागान नारान हो गया, उधर चतराल साइड पे, और दीर चतराल और सवात, और उस तरफ आपके गलियात का इलाका और गिलगित बल्तिस्तान, उन इलाकों में अगर किसी इंडिविजुअल लोकलाइज जगह पे भी थोड़ी तेज़ स्पेल हो जाए, यानी 40-50 मिलीमीटर बारिश कोई एक आध घंटे में पड़ जाए, तो फिर खदशा रहता है लोकली एक तरह से ना, कुछ नदी नालों में पानी ज़्यादा आने का और लैंडस्लाइडिंग का। तो वो ख़तरा तो उन इलाकों के लिए तो है कुछ ना कुछ खदशा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अभी हम लोगों ने देखा, रिसेंटली मैं नॉर्थ में ही था, नॉर्थ का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये बारिशें जो आ रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब, शुमाल मशरक़ी पंजाब, ख़िता पोठवार या सिंध बलूचिस्तान के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसेंगी, और फिर उसके बाद वहाँ का क्या मौसम होगा? जी बिल्कुल, आपको पता है कि हमारी जो कोर मानसून बेल्ट है ना, वो तो लाहौर से ऊपर गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, उससे फिर इस्लामाबाद और फिर कश्मीर, और ये जो इलाका, फिर KP के जो ईस्टर्न पट्टी है, इन तमाम एरियाज़ में एक तरह से हवाओं की कन्वर्जेंस या कंसंट्रेशन ज़्यादा रही है पहले भी, और इस स्पेल में भी यही इम्कान है। तो कश्मीर में भी अच्छी बारिश मुतवक्की है इससे, और गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ एरियाज़ में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्की है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली बारिशें हैं ये खैर की बारिशें हों, ये रहमत की हों, जहमत की ना बने, और सब के लिए आसानी हो, और मौसम में गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़या हो, क्योंकि सर्दियों का इंतज़ार शिद्दत से लोग कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने सर्दियाँ एक्सपीरियंस करनी है तो मेरी बात मानें, एस्केप लें, ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ, घूमें फिरें, ज़रा माइंड भी फ्रेश होगा, सोल भी फ्रेश होगा, और पता नहीं क्या क्या फ्रेश और मेरी तरह के लोग जिन्होंने अभी से सर्दियों के कपड़े लेने शुरू कर दिए, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सर्दियाँ आएंगी और कब हम नए ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली। तो ब्रेक पे हम लोग जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। प्रोग्राम की हाईलाइट में जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि आर्टिस्ट, तो आज हमारे साथ आर्टिस्ट एक मौजूद हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, और आर्ट्स कैसे माशरे में मस्बत तब्दीलियों का बाइस बनती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और नौजवान नस्ल जो है वो क्यों फ़नून लतीफ़ा के शोबे में आना चाहती है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि एक वक्त था नहीं आना चाह रही थी, लेकिन अब दोबारा से ये रुझान शुरू हो गया। ये हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें।
वंस अगेन वेलकम बैक। और जिस तरह से हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की बात करते हैं तो उसमें से एक अहम पहलू आर्ट भी है, और किस तरीके से आर्ट जो है वो मुख्तलिफ मैसेजेस को पहुंचा सकता है, किस तरीके से वो लोगों को शेप कर सकता है, माशरे में किस तरीके से तब्दीली ला सकता है। आज हम उस पर बात करें। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजस्मा साज हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स की नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आजम जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर ये बताइएगा कि आपका बहुत वक्त गुजरा होगा आर्ट्स के साथ भी और आर्ट्स के शोबे से वाबस्ता रहते हुए इसको समझने में, कितनी मस्बत तब्दीली ये ला सकता है आर्ट्स एक माशरे में, और कितना एक पॉजिटिविटी को जनरेट कर सकता है, और ये जो एक फ़िज़ा फैली होती है हमारे आसपास बेचैनी की, इस्तराब की, उसको ज़रा काम डाउन करने में। देखिए बेसिकली आर्ट की इंस्टीट्यूशन के अंदर ना जितना आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है हर हवाले से, चाहे वो पर्दा स्क्रीन पर हो या कैनवस के ऊपर हो, हाँ। ठीक है ना, वो असल में माशरे की जो भी खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं उन दोनों को बेनकाब करता रहता है। सही बात है। तो उस बेनकाबी में वो ख़ुद भी इस्तराब में रहता है, ठीक है ना, और लोगों को भी अवेयर करता रहता है कि चीज़ें किस तरह से डेवलप हो सकती हैं और कैसे आगे उसके लिए रुझानात क्या बन सकते हैं। और खूबसूरत बात यह है कि वो उसको फोरकास्ट भी करता है, ठीक है। जैसे अभी हम वेदर फोरकास्ट की अभी आप बात कर रहे थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ तो हमारे आर्टिस्ट जितने भी हैं वो बहुत सारा फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने कैनवस के ऊपर या अपने स्कल्पचर के हवाले से या मुख्तलिफ हवाले से चीज़ों को प्रेडिक्ट करते रहते हैं, और इसी वजह से आर्ट की डिफरेंट मूवमेंट जो है वो उस तरह से डेवलप होती हैं। ठीक है आजम साहब, वैसे ये कहा जाता है कि जब आप आर्ट करते हैं तो आप मेंटली बड़े रिलैक्स रहते हैं और आपको ये डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। क्योंकि मुझे याद है बैक इन मतलब टीन एज में जब मैं थी तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, और मैं एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप एक पेपर लेके उस पर उल्टी सीधी लाइनें खींचना शुरू कर दें, कुछ भी ड्रॉ कर लें। जी जी, ये कितनी हेल्पफुल साबित हो सकती है? देखिए आर्ट थेरेपी एक पूरी एक फॉर्म है, उसके अंदर प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है, प्रॉपर उसमें डिग्री है, लोग PhDs कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसेस है। उसमें कलर्स के साथ, कलर की हार्मनी के साथ, कलर लाइंस के साथ, फॉर्म के साथ, शेप के साथ, इवन क्ले इटसेल्फ, अगर आप क्ले को यूज़ करें एज ए मीडियम और उसके साथ आप इन्वॉल्व हों, चाहे वो आप सिरेमिक कर रहे हो, स्कल्पचर कर रहे हो या कोई और क्ले के साथ आर्ट फॉर्म कर रहे हो, उसकी अपनी एक सॉफ्टनेस और स्मूथनेस जो है वो इंसान की पोर्स के साथ और इंसान की बॉडी के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो वो नेचुरली उसकी हीलिंग, उसके प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है। बहुत खूब। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि नौजवान नस्ल जो है, हमने आज से तकरीबन 5-7 साल पहले देखा कि थोड़ा सा आर्ट से दूर हो गए थे, बल्कि 10 साल पहले, लेकिन अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये कितना मस्बत है, और क्यों नौजवान नस्ल का ज़रूरी है कि वो आर्ट्स पढ़ें, आर्ट्स में आएँ, चाहे डिग्री किसी और में कर लें, लेकिन आर्ट्स को फिर भी अपने साथ ज़िंदगी में रखें? देखिए अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो आर्ट बेसिकली हर इंसान की जिबलत में शामिल है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो हर इंसान में होती है, अपॉर्चुनिटी से मिलने से मज़ीद शार्पन होती है या फ्लरिश करती है। इसकी एग्जांपल यूँ लें कि जब बच्चा अभी बोलना शुरू नहीं करता, मेमोरिक नहीं कर रहा होता और डेडेज नहीं कर रहा होता, तब भी वो अगर उसके हाथ में कोई कलर्स, रंग, पेंसिल कुछ मिल जाए तो घर की दीवारों पर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। और यही वजह थी कि इसकी वजह से वो एक्सप्रेशन उसकी बॉडी के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो कि उसको जिस तरह मौके मिलते रहते हैं वो उसको उस तरह से आगे लेके चलता है। और करंट टाइम में जो आपने बात की कि आर्ट फ्लरिश कर रहा है और स्टूडेंट्स और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उसकी रीज़न ये कि उसकी एक्सपेंशन बहुत बढ़ गई है और उसकी ज़रूरत को लोगों ने खुद महसूस किया है कि इसकी ज़रूरत है। कभी ये करिकुला का हिस्सा होता थी फ्रॉम स्कूल लेवल, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करिकुला का हिस्सा नहीं रही। तो अब लोग उसको फिर प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर इन्वॉल्व हों और अडॉप्ट करें, और उसकी वजह से सारे जो रंग हमारे इर्द गिर्द नज़र आते हैं, चाहे वो बिल्डिंग की शक्ल में हो, राउंड बोर्ड्स पे डेकोरेशन की शक्ल में हो, पार्क्स के अंदर फूलों की शक्ल में हो, या स्कल्पचर और आर्ट गैलरीज की शक्ल में, पेंटिंग की शक्ल में हो, तो वो नज़र आते हैं। ठीक है सर, यूजुअली किसी भी आर्टिस्ट से अगर हम पूछते हैं कि उनकी कोई पेंटिंग है या कोई स्कल्पचर है या कोई भी उनका आर्ट का पीस है, वो कहते हैं कि इसमें एक अदद मैसेज छुपा हुआ है। तो किस तरीके से आर्ट हेल्पफुल है मैसेज स्प्रेड करने में? देखिए आर्ट डेफिनेटली एक मैसेज दे रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उस आर्टिस्ट की जो अपनी फीलिंग है किसी भी एक थीम या कॉन्सेप्ट के हवाले से उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है। वो जो थीम और कॉन्सेप्ट है वो आर्टिस्ट खुद भी एलेबरेट कर रहा होता है, आर्ट की जो फॉर्म्स हैं वो भी एलेबरेट कर रही होती हैं अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। नॉर्मली जो सोसाइटी में हमारा होता है कि हम आर्ट की फॉर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, हम उसको एक्सप्रेस करते नहीं कर सक रहे होते, लेकिन हम उसको ऑन आवर सोल फील ज़रूर करते हैं। कि एट द एंड ऑफ द डे मैं कहता हूँ अगर एक आर्ट किसी को समझ नहीं आता, कम से कम एक नॉर्मल इंसान ये ज़रूर कह सकता है कि ये आर्ट खूबसूरत है या बदसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा कलर्स भी थोड़े उसके साथ लिंक्ड होते हैं कि आप कौन से कलर्स इस्तेमाल करें तो क्या चीज़ डिपिक्ट करें? डेफिनेटली कलर की पूरी एक फ़िलासफ़ी है, उसकी अपनी एक थ्योरी है जिसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी प्रेजेंस जो है, जैसे हम मौसम के साथ और रंगों के साथ हम खेल के अपनी जो चीज़ें डेवलप करते हैं, हम अपने पहनावे पहनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लाइफ स्पैन गुजारते हैं।
चाहे वो डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंगली भी देख रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी पे, हमारी सोल पे और हमारा एक ऑरा जो हमारे इर्द गिर्द क्रिएट हुआ था उस पर इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, आपने शुरू में ही एक सवाल के जवाब में कहा था कि आर्टिस्ट हसास होते हैं, तो हसास क्यों होता है आर्टिस्ट? आर्टिस्ट इसलिए हसास होता है क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है, बेसिकली हसास तो खैर हर इंसान है, लेकिन असल बात यह है कि वो हसासियत अपनी नहीं, आर्टिस्ट छिड़ जाता है फौरी तौर पे हसासियत में ना, और फौरी तौर पे वो जो है वो अपने असल में आ जाता है। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर एक्सप्रेशन का एक कुछ कहने का जो जज्बा है ना बड़ा स्ट्रांग होता है। देखें कि लिखारी है, शायर है, एक राइटर है, या एक कलमकार है, या एक मुसव्विर है, उन सब के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने फील्ड में वो एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है, वो कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है, तो वो अपनी कम्युनिकेशन को उस पर एम्फेसिस करता है कि जो मैं चीज़ बना रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचे, तो अपने मैसेज को डिलीवर करता है। ठीक है सर, साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपके मुख्तलिफ जो आर्ट की फॉर्म्स है वो भी हमें नज़र आ रही हैं, आप मुख्तलिफ मुजस्मे भी बनाते हैं, इनको बनाने में कितना टाइम लगता है और क्या इनके पीछे भी कोई थीम्स शामिल होती हैं? जी बिल्कुल, इसमें थीम भी शामिल होती हैं और इसमें डेफिनेटली टाइम लगता है। जो स्कल्पचर तो जो मुजस्मा साजी है ये बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग भी है और बड़ा लेबोरियस काम भी है, बल्कि आम ज़बान में मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें ये कहता हूँ कि जी हम मजदूरी करते हैं एक्चुअली, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो आपको मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है मुजस्मा साजी के लिए। तो अगर आप पत्थर में कर रहे हैं, मट्टी में कर रहे हैं, मेटल में कर रहे हैं, या अब प्री फैब्रिकेटेड बहुत सारे मटेरियल आ गए उनमें करें, तो जब तक आप उन मटेरियल के साथ आप फ्रेंडली नहीं होंगे तो आप उसको अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सर ये मुजस्मा साजी कितने अरसे से आप कर रहे हैं? शुरू से आप थे? जी मैं कोई मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज़्यादा का हो गया माशाल्लाह। और आगे सर आप किस आर्ट्स की फॉर्म को ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं? स्टूडेंट्स की किस तरफ रुझान होता है ज़्यादा? देखिए करंटली टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फाइन आर्ट्स के अंदर हम बात करें स्पेसिफिकली तो उसमें हमारे यहाँ हम स्टूडेंट्स के लिए एंटरप्रेन्योर करते हैं एक्चुअली। हम उनको ये नहीं करते कोई जॉब बेस काम करें, ठीक है ना, उनको और वो यही उनकी मेन स्ट्रीम है कि वो जो भी हमारे यहाँ आर्टिस्ट प्रोड्यूस होता है वो अपने लिए खुद काम करता है, वो अपने लिए खुद मार्केट प्लेस बनाता है और लोगों को अवेयर करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। और अपॉर्चुनिटी के हवाले से तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ सेट डिज़ाइन से लेकर बहुत सारे स्कल्प्टर्स डिफरेंट इंटीरियर्स के काम करते हैं, सेट डिज़ाइन करते हैं, हमारे राउंड अबाउट्स और चौराहों पे जो बहुत से मुजस्मा लगे होते हैं उनको बनाते हैं। हमारे पार्क्स के अंदर जो फ्लावर्स की पूरी अरेंजमेंट्स की होती हैं, डेकोर किया जाता है, उनसे जो स्कल्पचर फॉर्म्स बन रही होती हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एरिया जिसमें स्कल्पचर जो है ना अपना काम और परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, आर्ट की कदर करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल है। वक्त बहुत चेंज हो गया हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि अगर आज से 10 साल पहले देखते तो शायद बहुत कम गैलरीज हुआ करती थी आर्ट की। आज अगर देखें सिर्फ इस्लामाबाद के शहर में मेरे ख्याल कोई 20 से ज़्यादा गैलरीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं और फंक्शनल हैं, और वहाँ पे आर्टिस्ट अपना काम डिस्प्ले कर रहे हैं। और अगर हम कराची और बाकी शहरों की बात करें तो वहाँ पे तो शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हंड्रेड्स में पहुँच गई हुई हैं, और आर्ट को प्रमोट भी किया जा रहा है, सेल भी किया जा रहा है और उसकी तशहीर भी हो रही है। बहुत खूब। सर यूजुअली हम बोलते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इनबॉर्न आर्टिस्ट है। क्या ऐसे ही है कि इनबॉर्न ही आपकी एबिलिटी होती है, आप इसको सीख भी सकते हैं, और अगर सीख सकते हैं तो कितना एवरेज ड्यूरेशन लगता है एक इंसान को सीख? देखिए इनबॉर्न तो मैंने बहुत पहले भी जिक्र कर दिया था कि ये बेसिक जिबिलत है जो गॉड ने दे दी है हर इंसान को, आगे उसको फ्लरिश करने की अपॉर्चुनिटी है, वो फ्लरिश करता है। क्योंकि अगर हम आर्ट की बात करें, हम लफ्ज़ चूज़ करते हैं ना एक सर्जन के लिए, कि एक सर्जन है उसकी जो सिजेरियन करने का जो प्रोसेस है ना वो भी आर्टिस्टिक है। तो आर्ट की वो जिबिलत तो हर एक इंसान में है, चाहे वो इंजीनियर क्यों नहीं है, वो अगर ब्रिज बनाता है तो ब्रिज के अंदर भी उसके अंदर एक आर्ट है, ठीक है ना। तो अब एक अगली बिल्डिंग और एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग में यही फर्क होता है कि एक आर्टिस्ट उसमें छुपा होता है, तो वो उसको एक्सप्रेस करता है। अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है तो वो किसी भी फील्ड में कर सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन आर्ट की सेंसिबिलिटी होना जरूरी है असल में। अच्छा, ये आर्ट समझने के लिए, आर्ट की जो सेंसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, ये समझ हमें क्यों नहीं आती? और हर किसी की जो आर्टिस्ट का मैसेज होता है वो मुख्तलिफ मैसेज होती हैं, या आर्टिस्ट का जो मैसेज होता है वो उसी तरीके से कन्वे हो जाता है, या अगला बंदा जो होता है उसके समझने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं और हर किसी की एक पेंटिंग में बहुत सारे जो है वो जवाब मिलते हैं? देखिए आर्ट की डायमेंशन जो होती है बहुत मल्टी फैसेट होती हैं, उसका कोई एक चेहरा नहीं होता, एक डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि आर्टिस्ट बनाते वक्त भी उसको बहुत सारे एंगल्स देख रहे होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक ह्यूमन है, उसको जैसे सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्ट कर रही होती हैं वो भी इंटरेक्ट कर रहा होता है, और अपनी आर्ट की डेवलपमेंट में, फॉर्म को बनाने में वो बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो मैसेज किसी को किसी तरह से अंडरस्टैंड करने को मिल रहा होता है और किसी दूसरे शख्स को बिल्कुल उसके अपोजिट तरीके से भी उसको अंडरस्टैंड करता है, तो वो उसकी खूबसूरती है।
कि वो आर्ट की वो सेंसिबिलिटी को उस तरह से लेके चल रहा होता। अच्छा सर, सिंगर्स, एक्टर्स, पेंटर्स, तमाम जितने भी आर्ट के फॉर्म हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, ये कैसे पाकिस्तानी माशरे को या हमारे माशरे को मस्बत की तरफ लेकर जा सकते हैं, और कैसे आने वाली जनरेशन को जो है ना वो एक उम्मीद की किरण उनके अंदर जगा सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि शायद जितनी कंट्रीब्यूशन इन आर्टिस्टों ने ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स एंड डिकेड्स दी है वो तो बहुत मार्वलस है। अगर आप बात कीजिए, आपने एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, म्यूज़िक की बात की है, तो हमारे यहाँ एक बहुत सारे एरास चले हैं जिसमें नौजवानों के जो पॉजिटिव रुझानात हैं उनको तरक्की और तरवीज मिली है, और जो हमारे यहाँ अदरवाइज़ जो अदर दैन पॉजिटिव रुझानात के जो नेगेटिव रुझानात की आजकल हम बहुत ज़्यादा तशहीर करने की बात कर रहे हैं कि हमें उसको अवेयर करना चाहिए, लोगों को, सोसाइटी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम नॉकड्रग्स की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मीडिया में हमारे बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इन सब चीज़ों से जो बचाव है वो इसी तरह से है कि उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा। अगर उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिले, उसको पता चले कि मैं कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर सकता हूँ और मुझे कुछ लोग सुनने वाले हैं और मुझे कुछ लोग देखने वाले हैं, मुझे कुछ प्रमोट करने वाले हैं, तो उसका ये डिप्रेशन जो है लाइफ का वो कम हो जाएगा। ये उसके लिए थेरेप्यूटिकल होगा कि उसको आगे एनहांस करे। अच्छा सर, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट जो होती है ये किसके अंडर आती है? ये भी फाइन, बिल्कुल फाइन आर्ट्स के अंडर है। वैसे ये तो एक एक्सप्रेस करने का अंदाज है एक्चुअली। कुछ अजीब अंदाज है, जी मैं इसके बारे में बात यही कह सकता हूँ। देखिए, असल बात ये होती है कुछ आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं लेकिन बहुत ही हिडन तरीके से, हाँ, बहुत ही ढके छुपे अल्फाज के अंदर। सर वाकई में इस पे मैसेज होता है? बिल्कुल मैसेज होता है सर। ऐसी अजीबोगरीब मैंने आइटम्स मैं एक शेयर करना चाहूँगी। पिछले दिनों मैंने देखी एक पेंटिंग थी, बिल्कुल सफ़ेद वो था और उसके ऊपर सिर्फ 4 डॉट्स लगे हुए थे, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है। ये क्या है? लेकिन जी बिल्कुल ऐसे। देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल जो दूंगा कि बहुत अरसा पहले एक वेस्टर्न एरिया के अंदर एक आर्टिस्ट ने एक कैनवस की बजाय सिर्फ उसका फ्रेम लगा दिया था, ठीक है ना। सो बेसिकली ये वो मैसेजेस हैं, जो वो हिडन मैसेजेस हैं जो आवाम के अंदर एक सोचने का मौका देते हैं, ठीक है ना, और उसको एलेबरेट करते हैं। नो डाउट, सोचने का मौका तो देते हैं आपको। ऐसा वैसा मैंने एक रिसेंटली वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान गुलजी, उनके बेटे अमीन गुलजी, उनके साथ काम किया, और वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट को लेकर आए हुए थे, लामीन को, और एक गैलरी इस्लामाबाद की वहाँ पर शोकेस हुआ, और एनसीए के सारे जो है ना वो स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे, और वो आर्ट थी सिर्फ और सिर्फ जूतों से रिलेटेड, और वो लामीन काम ही जूतों का करते थे। तमाम तर एनसीए के स्टूडेंट्स कुछ अल्फाज वो उर्दू में, अंग्रेज़ी में, फ्रेंच ज़ुबान में वो कहते थे, और सर पर उन्होंने सबने जूतियाँ रख के जो है ना वो चक्कर लगा रहे थे। अब वो हर किसी के परसीव करने के अंदाज मुख्तलिफ थे। किसी ने उसको इस तरीके से समझा कि आप वो जो कहते हैं ना कि बुत परस्ती में, उसमें किसी ने समझा, तो किसी ने ये समझा कि आप दुनिया का बोझ उठाए हुए फिर रहे हैं, किसी ने क्या उसको परसीव किया, किसी ने क्या किया। तो हर किसी का एक अपना जो है वो आर्टिस्ट का अंदाज होता है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि एज एन इंडिविजुअल माशरे में हम सब जो है वो आर्टिस्ट को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आर्ट के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि आर्ट की जो फील्ड है ना, इसकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हर इंसान को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इवन जो हमारे बैंकर्स हैं, जिसको बहुत ड्राई एरिया कहते हैं, जो सारा दिन कैलकुलेशंस करते रहते हैं, उनको भी आर्ट की सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ के जो सूदनेस है ना, और जो उसकी रिफ्रेशनिंग है, वो एरिया उसके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल कहा, और उसमें क्या खूबसूरत आर्ट्स की फॉर्म होती हैं। बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपके वक्त के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है वो ये आर्ट का सफ़र कभी भी ना टूटे इस पूरी दुनिया से, और ये आर्टिस्ट लोग जो हैं अल्लाह इनको सलामत रखे, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे जो है ना वो सोल्स वो डिप्रेसिंग से दोबारा से हंसने खेलने और ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आप आर्टिस्ट नहीं हैं, तो एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा से तवज्जो दें और ज़रा एक्सप्लोर करें अपने अंदर। यकीनी तौर पर आपको अपना आर्टिस्ट जो है ना वो सामने नजर आ जाएगा। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।